So student, today the system that we are going to discuss is the respiratory system. बच्चों जो भी सिस्टम होता है ना, हम आप सबको पता है कि हम बिल्कुल उसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम है तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आपका जो पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जिसमें आपके लंग्स हैं, जिसके अंदर आपका ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, आपका ट्रेकिया है, इन सब की हमारे पास डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले हम एम्ब्रियो को डिस्कस करेंगे, फिर उसी सिस्टम की हम एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसकी फिजियो को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसकी मतलब कि पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसकी फार्मा को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसकी मेडिसिन को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसकी सर्जरी को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ए से लेकर जी तक हम क्या करेंगे, उस सिस्टम को अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि किसी भी एंगल से हमारा सिस्टम रह ना जाए। ठीक है जी, तो आपके ये जो 5 से 7 सब्जेक्ट्स हैं वो हर सिस्टम के इसी तरह कवर होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द लंग्स, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट एड की बुक्स है इसके ऊपर काफी सारी जो चीजें हैं ना वो कम लिखी हुई हैं, तो इसलिए आपको ना वो चीजें डायरेक्टली समझ नहीं आ रही होती क्योंकि आपको उसका ना बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता। तो इसलिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो चीजें कम है वो हम एक्स्ट्रा वहां पर ऐड कर लें, और बाकी जो इनफ होंगे इंशाल्लाह वो हम वहां से फर्स्ट एड से ही कर लेंगे। ठीक है जी, तो चूंकि एम्ब्रियोलॉजी जितने भी सिस्टम की आपकी फर्स्ट एड के ऊपर लिखा है वो कम है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एडिशनली इसको ऐड करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द लंग्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो बच्चों लंग्स है, लंग्स की फॉर्मेशन किस वीक से स्टार्ट होती है। तो यू शुड रिमेंबर दैट the formation of the lungs start from the fourth week. The formation of lungs, the formation of the lungs starts from फोर्थ वीक। तो बच्चों फोर्थ वीक से आपके जो ब्यूटीफुल लंग्स हैं इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, हमारे पास स्टार्ट होती है। अब आप कहेंगे कि सर हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, इन तमाम की जो फॉर्मेशन है ये एक्चुअली में कहाँ से होती है। क्योंकि जाहिर बात है कि अगर हमने एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए नीचे कोई ना कोई बेस तो जरूर होगी। तो हमारी अगर हमने बॉडी की फॉर्मेशन करवानी है तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक चीजें कौन सी होती हैं, तो वो जो इसके लिए हमारे पास आती हैं आपकी जर्म्स लेयर। क्या आती हैं सर? जर्म्स लेयर। दीज जर्म लेयर्स कन्वर्टेड इनटू द ग्रोथ लेयर्स, और वो जो हमारे पास लेयर्स होंगी बच्चों वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी की सारी फॉर्मेशन को सारी फॉर्मेशन के अंदर आपको हेल्प करेंगी। सर जर्म लेयर्स के अंदर हमारी कौन कौन सी लेयर आती है बच्चों? 2 लेयर्स आपने फिलहाल याद रखनी है यहाँ पर। सबसे पहले एपीब्लास्ट, सबसे पहले एपीब्लास्ट, एंड द अदर वन इज द हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट। अब चूंकि ये जो 2 लेयर्स थी, ये 2 लेयर्स हमारे पास इनफ नहीं थी कि वो आपकी बॉडी के जो तीनों सेगमेंट्स हैं, मतलब कि एक्सटर्नल पार्ट्स, आपके मीडियल पार्ट्स और जो इंटरनल पार्ट्स हैं, उनके लिए ये हमारे पास जो दो लेयर्स थी वो इनफ नहीं थी। इसलिए क्या होता है हमारे पास 4 वीक के अंदर ही यहाँ पर होती है गैस्ट्रोलेशन। क्या होती है बच्चों? गैस्ट्रोलेशन। अब गैस्ट्रोलेशन के प्रोसेस से वी कन्वर्टेड दीज 2 लेयर्स इनटू द 3 लेयर्स। अब सर वो जो 3 लेयर्स बनती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? एंड दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर। बच्चों सबसे आउटर जो लेयर है दैट इज अ एपीब्लास्ट, जो आप में से काफी सारे बच्चों ने नाम भी सुना होगा, एपीब्लास्ट। सॉरी, एपीब्लास्ट ऊपर होगी, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो दरमियान में बनती है दैट इज अ मेसोडर्म, एंड द इनर मोस्ट इज द एंडोडर्म। तो ये बच्चों 3 लेयर्स होती हैं जो आपकी बॉडी के जो ज्यादातर पार्ट्स हैं ना वो इधर से ही बनते हैं, आपकी एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से। आप बच्चों ने शायद फर्स्ट एड के अंदर ये वर्ड अक्सर सुने होंगे कि यार मेरे पास जो हार्ट है, हार्ट की फॉर्मेशन मेसोडर्म की स्प्लैंक्निक लेयर से हो रही है, यहाँ मेरे पास अगर लंग्स है तो लंग की फॉर्मेशन आपकी एंडोडर्म और मेसोडर्म से हो रही है, या इसी तरह अगर आपकी किडनी है तो उसकी फॉर्मेशन मेसोडर्म से हो रही है। तो यही बच्चों जो 3 आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं जो आपकी बॉडी के ज्यादातर सेगमेंट्स को बनाते हैं। मैं इसकी थोड़ी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर हम इसकी एम्ब्रियो के ऊपर लगेंगे तो ये तो बहुत सारा लेंथी होता है। हमने इसको सिर्फ रिस्पायरेटरी की हद तक क्या होता है कंजेस्टेड रखना है। बट आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए कि जो हमारे पास एक्टोडर्म है, तो बच्चों एक्टो का क्या मतलब होता है? आउटर। तो आपकी बॉडी के जो आउटर पार्ट्स हैं, लेट्स सपोज आपका स्किन आ गई, आपके पास हेयर्स आ गए, उसके बाद आपका ब्रेन आ गया, तो इसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है? आपकी एक्टोडर्म से होती है। ठीक है जी, तो 2-3 एग्जांपल आपको जरूर पता होना चाहिए ताकि एक बंदे को ना आइडिया हो जाता है। स्किन हो गया, उसके बाद हमारे पास ब्रेन फॉर्मेशन है, ये आपकी एक्टोडर्म से होती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मेसोडर्म, मेसोडर्म से आपने याद रखना मिडल, मतलब जितने भी आपकी बॉडी के अंदर मिडल ऑर्गन्स हैं उन सब की फॉर्मेशन कहाँ से होगी? आपकी मेसोडर्म से, जिसकी
मैं एग्जांपल लिखता हूँ, लेट्स सपोज हार्ट है, कनेक्टिव टिश्यूज है, आपके मसल्स हैं, उसके बाद आपके पास किडनीज हैं। इन सब की फॉर्मेशन कहाँ से हो रही होती है? आपकी मेसोडर्म से। ऑर्गन्स की फॉर्मेशन मेसोडर्म से होती है, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों एंडोडर्म से। तो जो इंटरनल लाइनिंग होती है ना, देखो लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ, आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं, अब ब्रोंक्यूल्स की जो इंटरनल लाइनिंग है ना, जो उनके एंडोथेलियल सेल्स हैं, या जो सिलिएटेड कोलमनर सेल्स हैं, या स्क्योमस सेल्स हैं, या नॉन सिलिएटेड स्ट्रैटिफाइड स्क्योमस एपिथेलियम है, तो वो बच्चों वो जो इंटरनल लाइनिंग है वो हमारे पास उसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है? आपकी एंडोडर्म से होती है। जितनी भी आपके पास इंटरनल कैविटीज होती है, इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं, उन सब की फॉर्मेशन आपकी एंडोडर्म से होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरनल लाइनिंग्स, इंटरनल लाइनिंग्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैं आपको ये सारा एक एक हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना है, क्योंकि वहां पर ये टॉपिक है आपके पास, एक्टोडर्म से क्या बनता है, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, बट आपको थोड़ा सा जनरली यहाँ पर आइडिया हो गया है। आगे आते हैं बच्चों, जो सबसे ज्यादा सिस्टम्स के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लेयर है ना, वो है आपकी मेसोडर्म। क्योंकि मेसोडर्म ने क्या करना है, आपके ज्यादातर ऑर्गन्स बनाने, और ऑर्गन से रिलेटेड हमारे सिस्टम्स होते हैं बच्चों। मेसोडर्म को ना इसके 3 पार्ट्स काइंडली आपने याद रखने हैं। काइंडली डू रिमेंबर द 3 पार्ट्स ऑफ योर ब्यूटीफुल मेसोडर्म। सर वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले बच्चों इसके अंदर हमारे पास आता है पैरेक्सियल मेसोडर्म, नंबर 1 आपने लिखना है, पैरेक्सियल मेसोडर्म। उसके बाद बच्चों आती है इंटरमीडिएट मेसोडर्म, मैं इसको आईएम लिख देता हूँ, इसका मतलब इंटरमीडिएट मेसोडर्म। और नंबर 3 के ऊपर आती है आपके पास लेटरल मेसोडर्म, लेटरल मेसोडर्म। ये आपकी मेसोडर्म के ना 3 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं आपकी ये जो दरमियान वाली रेड कलर की आपको लेयर नजर आ रही है ना बच्चों, ये आपकी मेसोडर्म। तो जो दरमियान वाला आपके पास है ना, ये वाला पार्ट, बिल्कुल इसको हम कहते हैं प्रेक्सियल मेसोडर्म। जो आपके पास ये मिड के अंदर है, इसको हम इंटरमीडिएट मतलब के दरमियान वाली। और ये जो साइडों की तरफ हमारे पास यहाँ पर 2 ना लेयर्स बनती है, मतलब प्लेट्स टाइप होती है, इसको हम कहते हैं लेटरल मेसोडर्म। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होती बच्चों। जो लेटरल मेसोडर्म है ना, इसके लिए ना एटलीस्ट आपने 2 लेयर्स के नाम जरूर याद रखने हैं, क्योंकि देखो जितने भी आपके ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी ना, आपका हार्ट है, आपकी किडनीज हैं, उसके बाद आपका ब्रेन, सॉरी आपके पास जो लंग्स हैं, इन सब की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से ही हो रही होगी। इन आपकी 2 लेयर्स है, जो आपकी लेटरल मेसोडर्म की 2 लेयर्स हैं, कौन कौन सी जी? सर एक हमारे पास स्प्लैंक्निक लेयर है, स्प्लैंक्निक लेयर, and the other one is the somatic layer, other one is the somatic लेयर, ठीक है। तो बच्चों स्प्लैंक्निक लेयर और हमारे पास दूसरी कौन सी होती है? सोमैटिक लेयर है। अब इसके अंदर ना जो आपका हार्ट होता है ना, हार्ट की फॉर्मेशन आपके पास स्टार्ट हो रही होती है तो ये स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से। अगर आपने एमसीक्यूज लिखना है तो आप लिख सकते हो, एम्ब्रोलॉजी के अंदर ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो हार्ट की फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपके पास स्प्लैंक्निक लेयर से होती है, क्योंकि स्प्लैंक्निक लेयर है, फिर आपके पास हार्ट ट्यूब बनाती है, फिर हार्ट ट्यूब के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फिर उनके आगे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पर। अब बात आती है कि सर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिस्पायरेटरी ट्रैक, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर तो हमारे पास लंग्स और हमारा पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जिसमें आपका ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वुलर डक्ट हैं, उसके अंदर एलोविलाई है। तो ये जो हमारा पास पूरा रिस्पायरेटरी ट्री है, इसकी फॉर्मेशन किससे होती है? तो बच्चों आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर काइंडली डू रिमेंबर दैट कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन होती है आपकी 2 लेयर से। एक इनफ नहीं होती, क्योंकि आपके लंग्स के अंदर इंटरनल लाइनिंग्स भी होती हैं। एंडोडर्म जो आपकी इंटरनल लाइनिंग को बनाएगा सारी को, एंड द अदर वन इज द मेसोडर्म। दूसरी कौन सी है बच्चों? मेसोडर्म है। तो ये दोनों लेयर्स मिलकर क्या करेंगे? आपके लंग्स की फॉर्मेशन करवाते होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं कि सर अब आपने बता दिया कि जो एंडोडर्म और मेसोडर्म है ये हमारे लंग्स की फॉर्मेशन करवाते हैं, लेकिन ये लंग्स की फॉर्मेशन अब ये एक्चुअली किस तरह करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ना अगर आप यहाँ पर 4th वीक का एम्ब्रियो देखोगे ना बच्चों, तो 4th वीक के एम्ब्रियो को कुछ आपको ना इस तरह का नजर आएगा। अब 4th वीक के एम्ब्रियो के अंदर ना हमारे पास होते हैं 3 पार्ट्स। सबसे ऊपर होता है बच्चों फोरगट, देन वी हैव द मिड गट, एंड देन वी हैव द हाइंड गट। मतलब कि ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके एम्ब्रियो की बॉडी के। अब इसी फोरगट से, मिड गट से, हाइंड गट से आपको पता है आपका जो जीआईटी ट्रैक है वो भी बनना है। और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि जो हमारे पास फोरगट है ना, फोरगट से ही हमारे पास लंग्स की फॉर्मेशन होनी है। इवन दो द फोरगट इज अ पार्ट ऑफ योर जीआईटी ट्रैक, बट बच्चों लंग्स की फॉर्मेशन करवाने के लिए जाहिर बात है हमें कोई ना कोई बेस तो जरूर चाहिए।
और वो जो बच्चों बेस प्रोवाइड की जाती है ना, वो आपके इस फोरगट से प्रोवाइड की जाती है, यहाँ से, ठीक है जी। सो फोरगट प्रोवाइड द बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर ब्यूटीफुल लंग्स, ठीक है। अब चूंकि सर फोरगट इज इन्वॉल्व इन द लंग्स फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ से सिर्फ फोरगट को लूंगा, क्योंकि आगे मिड गट और हाइंड गट आपके जीआईटी ट्रैक के स्ट्रक्चर्स की तरफ चले जाते हैं। तो फोरगट को हमने बच्चों यहाँ पर आपके सामने बनाया हुआ है, ये दैट इज अ फोरगट, दैट इज अ फोरगट, द अबव पार्ट ऑफ योर जीआईटी ट्रैक। अब फोरगट के अंदर अगर आप देखो ना, तो आपको 3 लेयर्स नजर आ रही होंगी बच्चों। जो तीनों लेयर्स हैं कौन कौन सी हैं? एंडो, देन वी हैव द mesoderm, एंड देन वी हैव द एक्टोडर्म। लेकिन चूंकि हमें पता है कि सर यहाँ पर सिर्फ हमारी जो एंडोडर्म और जो सिर्फ मीजोडर्म है, इन्होंने इन्वॉल्व होना है, और इन्वॉल्व होकर क्या बनाना है? आपके ब्यूटीफुल लंग्स बनाने हैं, ठीक है। अब काइंडली देखिएगा, अब ये फोरगट तो हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो सर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मेरे लंग्स की फॉर्मेशन कैसे हो जाती है? बच्चों फोरगट से आगे यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर ऐड करते हैं, काइंडली डू रिमेंबर, यहाँ पर सर ग्रोथ फैक्टर ऐड करते हैं, और ग्रोथ फैक्टर कहते हैं कि भाई फोरगट है, काइंडली हमारे लिए एक बेस बना दो, हमारे लिए एक ऐसा बर्ड बना दो जिससे हम क्या कर सकें? अपने लंग्स की फॉर्मेशन करवा सकें। तो इसीलिए बाय द एक्ट ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स ऑन द फोरगट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ लंग बर्ड। किसकी फॉर्मेशन बच्चों स्टार्ट होगी? लंग बर्ड। और मैं आपको उसी बर्ड की बात कर रहा था, मैं आपको उसी बेस की बात कर रहा था कि यार अगर हमने किसी चीज की फॉर्मेशन करवानी है तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई बेस चाहिए थी। बच्चों वो आपको बेस प्रोवाइड करती है आपकी फोरगट। किस तरह प्रोवाइड करी है लंग्स की फॉर्मेशन के लिए? बाय फॉर्मिंग द लंग बर्ड। और अब आपको पता है कि आपने देखा होगा यार, वो जो पोटैटोज होते हैं ना, उनके ऊपर बर्ड्स बने होते हैं, और वो अगर एक बर्ड है ना, वो पूरा पोटैटो बना सकता है, क्योंकि वो बाद में खुद ग्रो हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर जो आपका लंग बर्ड बन गया बच्चों, इस लंग बर्ड ने अब क्या करना है? इसने अपना अपना रास्ता खुद बनाना है। इनके ऊपर ग्रोथ फैक्टर ऐड करते रहेंगे, जैसे हमने एम्ब्रोजेनेसिस के अंदर पढ़ा हुआ कि अगर मैंने किसी भी स्ट्रक्चर की डिफरेंशिएशन करवानी है, मैच्योरेशन करवानी है, सो दैट्स व्हाई वी नीड द वेरी ब्यूटीफुल ग्रोथ फैक्टर्स फॉर दैट। तो यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर अब आपके लंग्स बर्ड के ऊपर लगेंगे, और लंग बर्ड अब आगे क्या करेगा? अपने मजीद जो स्ट्रक्चर्स है उनकी फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है बच्चों। तो सर द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर लंग्स इज द लंग बर्ड। अब बर्ड बन गया भाई, अब हम कोई मसला नहीं है बच्चों। इस लंग बर्ड के ऊपर ना हमारे पास मजीद क्या करेंगे? अब लंग बर्ड से हमने क्या करना है? सेपरेट होने मतलब लंग बर्ड है ना, तो पीछे आपके पास ये किसके साथ अटैच था? आपकी फोरगट के साथ अटैच था। ये बात आपने याद रखनी है, हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो इससे रिलेटेड है। इन केस अगर आपका ये जो लंग बर्ड है ये डिटैच ही ना हो आपकी फोरगट से, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर जो आपकी एसोफेगस है और जो आपके पास ट्रेकिया जो इससे आगे जाके बनेगी, वो दोनों आपस में फ्यूज हैं, वो दोनों आपस में अटैच हैं, जिससे हम कहते हैं कि फिस्टुला की फॉर्मेशन भी हो सकती है अगर ये प्रॉपरली डिटैच बाद में जाकर ना होंगे। क्योंकि इनकी फॉर्मेशन क्या थी? इनकी फॉर्मेशन ये थी कि आपका लंग बर्ड आपकी फोरगेट से बन रहा था, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों। अब लंग बर्ड ने क्या करना है कि भाई इसने कहना है मुझे बस रास्ता दो, अब मैं अपने जो मजीद स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फॉर्मेशन है खुद करवा सकता हूँ। सो जैसे ही हमारे पास बच्चों फिफ्थ वीक स्टार्ट होता है ना, अब फिफ्थ वीक के अंदर क्या होता है? योर लंग बर्ड divided into the two parts, divided divided into टू पार्ट्स। वो टू पार्ट्स बच्चों क्या हैं? आपके ब्रोंकियल बर्ड्स। क्या होंगे बच्चों हमारे पास? हेयर इज अ लंग बर्ड, और लंग बर्ड से हमारे पास क्या बनेंगे? ये ऊपर वाला आपका लंग बर्ड है। अब लंग बर्ड के ऊपर आपके ग्रोथ फैक्टर ऐड किए हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन गए? ब्रोंकियल बर्ड्स बन गए, ब्रोंकियल बर्ड्स। अब ये बच्चों जो ब्रोंकियल बर्ड्स हैं, एक तरफ मेरे पास ये ब्रोंकियल बर्ड्स राइट साइड का आ गया, एक तरफ मेरे पास ब्रोंकियल बर्ड क्या है? लेफ्ट साइड का आ गया, ठीक है। और फिर ये आगे क्या करेंगे? राइट साइड का लंग भी हमारे पास यहाँ से बन रहा होगा, और लेफ्ट साइड का भी जो लंग है वो इधर से ही हमारे पास उसकी फॉर्मेशन हो रही होगी, ठीक है। आगे आते हैं सर, हमारे पास अब लंग बर्ड से जो आपके ब्रोंकियल बर्ड है उसकी भी फॉर्मेशन होगी है। लंग बर्ड से ब्रोंकियल बर्ड्स की फॉर्मेशन होगी है। स्टूडेंट ना यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जब एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो बड़े ज्यादा ना कंफ्यूज होते हैं। पता है वो किस तरह कंफ्यूज होते हैं? वो कहते हैं कि सर ये जो लंग बर्ड है, ये लंग बर्ड हमारे पास लंग्स बनाएगा, ये लंग बर्ड हमारे पास क्या करेगा? लंग्स आपके बनाएगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। लंग बर्ड क्या करता है? आपको बेस प्रोवाइड करता है कि आप क्या करो, अपना पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक और जो जो आपके राइट और लेफ्ट लंग है ना, आप उसकी फॉर्मेशन कराओ।
आपका लंग बट तो खुद तो डिवाइड हो जाता है ट्रेकिया के अंदर, कि ऊपर से ट्रेकिया बन गई, यहाँ से राइट लंग बनेगा, यहाँ से आपके पास लेफ्ट लंग की फॉर्मेशन हो जाती है. So do remember that lung bud converted into the trachea later on, and the bronchial buds divided into the right lung and divided into your left lung. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपके लंग बर्ड और उससे आगे जो ब्रोंकियल बर्ड्स है उसकी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती थी. अब चूंकि हमें पता है कि सर जो भी हमने चीज बनानी होती है ना, हम हमेशा उसको क्या करते हैं, स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं. ऊपर तक आपको बात मेरे ख्याल में क्लियर हो गई है कि हमारे पास सबसे पहले फोरगट, मिडगट, हाइंडगट बनता है. फोरगट से हमारे पास लंग बड बनता है, लंग बड के ऊपर हमारे पास ग्रोथ फैक्टर ऐड करते हैं, दैट लंग बड डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकियल बर्ड्स. अब यहाँ से ब्रोंकियल बर्ड से हमने क्या करनी है, आगे अपनी जो मजीद फॉर्मेशन है वो स्टार्ट करनी है. तो स्टूडेंट मैं एक आपको बात बता रहा था कि जब भी आपने किसी चीज की फॉर्मेशन करवानी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. चीजों की जो फॉर्मेशन है वो हम स्टेज बाय स्टेज करवाते होते हैं. लेट्स सपोज अगर मैं एक बिल्डिंग की बात करूं, तो बिल्डिंग के अंदर हम सबसे पहले बेस बना रहे होते हैं, उसके बाद हम जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको बनाते हैं सेकंड स्टेज के अंदर, फिर थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर हम हो सकता है उसकी वॉल्स को बनाएं, फिर फोर्थ के अंदर हम क्या करते हैं उसकी मतलब कि जो फिनिशिंग होती है लेट्स सपोज वो कर रहे होते हैं. तो ये जितने भी काम होते हैं, जितनी भी फॉर्मेशन होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं या स्टेज बाय स्टेज होती हैं. तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो लंग की फॉर्मेशन है उसकी ये फॉर्मेशन भी क्या होती है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप होती है, स्टेज बाय स्टेज होती है. सो दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड द फॉर्मेशन ऑफ द लंग्स इनटू द 5 स्टेजेस. क्या हम करेंगे, लंग्स फॉर्मेशन को बच्चों कितनी फेजेस में डिवाइड करने हैं, 5 स्टेजेस के अंदर हमने इसको डिवाइड करना है, लंग्स फॉर्मेशन स्टेजेस. बच्चों सबसे पहले जो हमारे पास स्टेज आती है दैट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज, दैट इज अ एम्ब्रियोनिक स्टेज. हम देखेंगे कि भाई ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज हमारे पास कौन कौन जैसे, क्योंकि हमें बेस पता चल चुकी है, लंग बर्ड बन गया, उससे हमारे पास ब्रोंकियल बर्ड्स हैं, और अब उन्हीं से क्या होनी है, मजीद आगे आपके पास प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल, उसके बाद रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, आगे आपके पास एल्वियोलर डक्ट, और आपके पास एल्वियोलर सैक है. इन सब की फॉर्मेशन हमारे पास क्या आगे स्टार्ट हो जानी है. तो सबसे पहले जो स्टेज होती है बच्चों हमारे पास वो क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज. अब जाहिर बात अगर ये स्टेज है तो इस स्टेज का कोई ना कोई ड्यूरेशन भी होगा. तो बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज हमारे पास होती है वीक 4 से लेकर वीक 7 तक, वीक 4 से लेकर वीक 7. मतलब कि इस एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ना आपके लंग के अंदर क्या क्या फॉर्मेशन होती है वो आपके 4 से लेकर 7 वीक तक होती है हमारे पास फॉर्मेशन. ठीक है, अब सर काइंडली बता भी दें कि अगर हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज बच्चे के अंदर चल रही है, उसकी लंग फॉर्मेशन की एम्ब्रियोनिक स्टेज है, तो उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन इस स्टेज के अंदर हो जाती है, मतलब पहली स्टेज के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाते हैं. ठीक है, तो काइंडली याद रखिएगा हमारे पास सबसे पहले लंग बड बनता है, वो भी इसी स्टेज के अंदर बनता है, लंग बड. आफ्टर दैट ब्रोंकियल बड, ब्रोंकियल बड भी आपकी इसी स्टेज के अंदर बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि 4th वीक से हमारी फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही होती है. उसके बाद बच्चों जो आपके पास लंग बड है ये डिवाइड हो जाता है किसमें, ट्रेकिया में. तो आपका ट्रेकिया भी इसी स्टेज के अंदर बनता है. इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं आगे, ट्रेकिया से जो मजीद स्ट्रक्चर आपके पास होते हैं, दीज आर योर मेन ब्रोंकाइस, दीज आर द मेन ब्रोंकाइस. ब्रोंकाई कौन कौन से हैं बच्चों आपके पास, सर वी हैव द प्राइमरी ब्रोंकाई, वी हैव द सेकेंडरी ब्रोंकाई, वी हैव द टर्शियरी ब्रोंकाई. तो बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई इन सब की फॉर्मेशन भी किस स्टेज के अंदर हो रही है, हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी. बाकी इनके और भी नाम होते हैं, सेकेंडरी जो ब्रोंकाई होता है उसको मेरे ख्याल में सेगमेंटल या सेकेंडरी उसको कहते हैं, और जो टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं उसको हम सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं. ठीक है, तो अब देखो ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई, इनकी फॉर्मेशन किस स्टेज के अंदर हो रही है, सर हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर. मैं ना आपके लिए थोड़ा सा एक दफा स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ ताकि ना आपके माइंड के अंदर ये जो हम प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई का कंसेप्ट कर रहे हैं ना, आपके माइंड के अंदर एक दफा क्लियर हो जाए. देखो बच्चों हमारे पास सबसे पहले है ये ब्यूटीफुल ट्रेकिया. ठीक है, अब ट्रेकिया हमारे पास डिवाइड होती है एट द पॉइंट ऑफ द करीना इनटू द से राइट ब्रोंकाई एंड इनटू द लेफ्ट ब्रोंकाई. बच्चों जो सबसे पहला ब्रोंकाई बन रहा है ना ये आपका है प्राइमरी ब्रोंकाई. देखिए आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है. प्राइमरी ब्रोंकाई आपके पास बच्चों डिवाइड होता है किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर. तो सेकंड नंबर के ऊपर आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई है. ठीक है, अब सेकेंडरी जो ब्रोंकाई है
ये डिवाइड होता है आपके टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर। तो जो नंबर 3 के ऊपर आपको नजर आ रहा है, दैट इज अ टर्शरी ब्रोंकाई। काइंडली डू रिमेंबर दैट bronchi is the larger portion, bronchi is the enlarged portion of your respiratory tract, bronchioles जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। अब टर्शरी ब्रोंकाई के बाद बच्चों आगे हमारे पास स्टार्ट होंगे छोटे पोर्शन। वो छोटे पोर्शन कौन से हैं सर? दीज आर द ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ पर आपके ब्रोंक्यूल्स के फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए। तो जो पहला ब्रोंक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या कहेंगे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। बच्चों टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स है इट फर्दर डिवाइड इनटू द सब डिवीजन्स। तो ये छोटी छोटी डिवीजन्स के अंदर मजीद डिवाइड होता है। अब ये जो मजीद छोटी छोटी डिवीजन्स हैं इसको हम कहते हैं बच्चों रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। क्या कहेंगे? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स बच्चों आपके आगे जाके डिवाइड होते हैं योर फंक्शनल, योर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज योर एलोवियल, एलोविलाई। ठीक है, तो एलोविलाई को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक बच्चों एलोव्यूलर डक्ट होती है और एक होती है एलोव्यूलर सैक। तो ये हमारे पास पूरा रिस्पायरेटरी ट्री होता है, जिसमें हम आपको यहाँ पर अब लिख देता हूँ। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये तो आपके हो गया ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई से बच्चों आगे बनते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे बनती है एलोव्यूलर डक्ट, और लास्ट पे बनती है एलोव्यूलर सैक। एंड एलोव्यूलर सैक इज द पोर्शन वेयर देयर इज अ गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पर बच्चों आपकी गैसियस एक्सचेंज होती है, इसलिए हम कहते हैं एलोविलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ योर लंग्स। क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेन काम है ना आपके लंग्स का गैसियस एक्सचेंज करवाना, वो आपके इस पार्ट के ऊपर आकर होता है। ठीक है, तो ये आपने रिस्पायरेटरी, अगर मैं रिस्पायरेटरी ट्री का वर्ड यूज करूँ ना तो उसमें ये पूरा ट्री आपका बनता है। ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्मिनल, रिस्पायरेटरी, एलोविलर डक्ट एंड द एलोविलर सैक। अक्सर ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जो एलोविलाई होती है ना, वो एलोविलाई हम सिर्फ शायद ना एलोविलर सैक को कहते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एलोविलाई इज द फॉर्मेशन और इज अ सम अप ऑफ टू थिंग्स। एक बच्चों हमारे पास एलोविलर डक्ट हो और दूसरा एलोविलर सैक, इन दोनों को कलेक्टिवली हम एलोविलाई कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने चीजें यहाँ पर याद रखनी है। अब आप तो जो हमारे पास बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज थी, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या हुआ है, आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक फॉर्मेशन हो गया। कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। अब इससे जो आगे हमारे पास फॉर्मेशन स्टार्ट होगी वो आपकी नेक्स्ट स्टेजेस के अंदर होगी। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पर आपके पास एक इंटरेस्टेड केस डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज रिलेटेड विद पैथोलॉजी। और जो आपको नजर आता है किस फेज के अंदर? एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि फोरगट से हमारी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है लंग बड की। फोरगट आपके पास डिवाइड होता है एसोफेगस के अंदर, और जो आपका लंग बड है वो आपकी ट्रेकिया के अंदर डिवाइड होता है। फोरगट किस में डिवाइड हो रहा है? आपके फोरगट डिवाइड हो रहा है आपके एसोफेगस के अंदर। और जो बच्चों आपके पास है लंग बड होता है, ये डिवाइड होता है किसके अंदर है? आपके ट्रेकिया के अंदर। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास और जो दरम्यान में जंक्शन है ना बच्चों, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जंक्शन खत्म हो जाती है, तो आपका ट्रेकिया सेपरेट हो जाता है और जो आपके पास एसोफेगस होती है ये सेपरेट हो जाती है। लेकिन इन केस अगर आपके पास ग्रोथ फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो, जिसकी वजह से ये जो आपके दरमियान में जंक्शन है ये खत्म ना हो, और अगर ये जंक्शन बच्चों खत्म ना हो तो आपकी एसोफेगस और आपके ट्रेकिया के दरमियान में क्या रह जाएगा? ये जंक्शन रह जाती है। ये आपके पास फिस्टूला बन गया, किसमें? एसोफेगस और ट्रेकिया में। और अगर आपके ट्रेकिया और एसोफेगस के अंदर फिस्टूला बनेगा तो इसका कितना बड़ा आपके पास सिम्टम पेशेंट के अंदर आ सकते हैं। देखो, एसोफेगस में फूड है वो लंग्स में जा सकती है, ट्रेकिया में एयर है वो आपके जीआईटी ट्रैक के अंदर जा सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी दैट इज द एसोफिजियल ट्रेकियल फिस्टूला, जो कि हमारे पास है ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्टूला। बच्चों ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्टूला की फॉर्मेशन किस स्टेज के अंदर होती है? वो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होती है। ठीक है जी, तो ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्टूला। अब बच्चे जब आगे जाके मेडिसिन या क्लिनिकल के सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ ट्रेकियो फिस्टूला, ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्टूला का उनको पता होता है। अब ये जो पीछे सारा बैकग्राउंड नॉलेज था कि भाई ये कैसे फिस्टूला बनेगा, ये इसकी फॉर्मेशन किस तरह हो सकती है, आई होप सो नाउ अब आपको समझ आ गई, क्योंकि हमारे लंग बड की फॉर्मेशन आपकी एसोफेगस से होती है। तो और अगर वो डीजनरेट आपसे सेपरेट ना हो पाए बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स, तो उनका आपस में जंक्शन रहती है एंड दैट कैन लीड टुवर्ड्स द ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्टूला। और ये बच्चा आपके पास आता है मतलब एस्पायरेशन निमोनिया के साथ आ रहा होता है और अब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ आ रहा होता है, क्योंकि इसकी जो एयर है
वो इसके जीआईटी ट्रैक के अंदर जा रही है, और जो इसका खाना है वो उसके लंग्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखनी। लेट्स कम्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेकंड स्टेज। बच्चों सेकंड स्टेज हमारे पास क्या होती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है ये वाली भी, सूडो ग्लैंडुलर स्टेज। सूडो ग्लैंडुलर स्टेज। अब सबसे पहले तो बच्चों आपको सूडो ग्लैंडुलर स्टेज का ड्यूरेशन पता होना चाहिए, जैसे हमने ऊपर भी कहा था कि 4 to 7 वीक। तो बच्चों ये हमारे पास होती है, कुछ बुक्स ने इसको मतलब 4 to 16 लिखा हुआ है, बट आपकी फर्स्ट ट्रेन ने इसको 5 to 17 लिखा, तो हमने इसी को फॉलो करना है कि हमारे पास सर ये जो सेकंड स्टेज है, ये इसके लिए कितना ड्यूरेशन हमारे पास होता है, 5 वीक से लेकर 17 वीक्स तक ये आपकी सूडो ग्लैंडुलर स्टेज चलती है। सर अगर ये इतनी लंबी स्टेज चली है, इसका मतलब है ये कुछ लार्जर पोर्शन या कुछ जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये उनकी फॉर्मेशन हमारे पास करवाएगी। सो द आंसर इज यस। हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिस्पायरेटरी ट्री का बच्चों, दैट इज अ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। दैट इज अ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की डॉक्टर साहब फॉर्मेशन होती है आपके सूडो ग्लैंडुलर स्टेज के दौरान, मतलब कि 16 वीक से पहले पहले इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास लिटिल अमाउंट ऑफ द कैपिलरीज, मतलब यहाँ पर स्मॉल कैपिलरीज की फॉर्मेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने गैसियस एक्सचेंज करवाना है, तो एक तरफ मेरे पास लंग्स होने चाहिए, दूसरी तरफ ब्लड वेसल्स भी होनी चाहिए। ब्लड वेसल ब्लड लेके आती हैं, और जो आपके लंग्स है वहां से एयर आती है, तो जिसकी वजह से वेंटिलेशन और जो परफ्यूजन है वो मैच होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, तो हम आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल कर देते हैं। तो बच्चों टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, ये स्मॉलर यूनिट है, इसकी फॉर्मेशन सूडोग्लैंडुलर स्टेज के अंदर हमारे पास होती है। अब यहाँ पर ना बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है, मुझे आप लोग सब बताएंगे कि अगर बच्चा 16 वीक के अंदर पैदा हो जाता है, ये सूडोग्लैंडुलर स्टेज के अंदर अगर मतलब कि किसी भी रीजन की वजह से माँ उसकी अल्कोहल इंटेक कर रही है, या क्या है कि वो मतलब कि स्मोकिंग करती है, या वो कोकेन अब्यूजर है, या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसकी जो फीमेल है ना, उसकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गई है, और जो बच्चा है वो अबॉर्शन की तरफ जा रहा है। अब अबॉर्शन के दौरान उस बच्चे के अंदर कौन सा वीक था, वो हमारे पास, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 16 वीक था या 17 वीक था। अब आपने मुझे ये बताना है कि अगर 16 या 17 वीक्स के अंदर डिलीवरी होती है, तो क्या ये बच्चा सरवाइव करेगा या नहीं करेगा? जी स्टूडेंट्स, क्या ये बच्चा सरवाइव करेगा या नहीं करेगा अगर 16 वीक से पहले डिलीवरी होती है? बिल्कुल, ये बच्चा सरवाइव नहीं करेगा यार। सरवाइव इसलिए नहीं करता क्योंकि सर हमारे पास जो मेन पोर्शन है, आपका मेन पोर्शन कौन सा जी? मेन आपके पास आपके लंग्स का क्या काम है सर? लंग्स का काम है गैसियस एक्सचेंज करवाना। लंग्स का क्या काम है? गैसियस एक्सचेंज करवाना। और अभी तक सर आपने ये बात बताई नहीं है कि गैसियस एक्सचेंज वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बना हो। अभी सर हम जो आपका कंडक्शन जोन है ना, उसी की डिस्कशन कर रहे हैं कि जहां पर सिर्फ एयर आ रही है, वो उसने आके आपके पास अभी गैसियस एक्सचेंज नहीं करवाया। और अगर गैसियस एक्सचेंज बच्चों नहीं होगा तो बच्चा कैसे सरवाइव करेगा? इसलिए अगर सूडो ग्लैंडुलर स्टेज के अंदर डिलीवरी होती है, बच्चा सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है जी, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि बच्चा जो हमारे पास बेबी होगा इनकम्पैटिबल विद द लाइफ, ये लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं होगा। इनकम्पैटिबल विद लाइफ, तो लाइफ के साथ ये बच्चा कंपैटिबल नहीं होता। और ये क्वेश्चन बहुत क्लिनिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों स्टेज 3 की तरफ। स्टेज 3 एंड वन ऑफ द मतलब के इंपॉर्टेंट स्टेज हमारे पास, दैट इज अ कैनालिक्यूलर स्टेज। कैनाली कैनालिक्यूलर स्टेज। अब बच्चों कैनालिक्यूलर स्टेज के अंदर सबसे पहले तो ड्यूरेशन पता होना चाहिए। सर इसका ड्यूरेशन हमारे पास होता है 16 वीक से लेकर 25 वीक्स तक, 16 हफ्तों से लेकर 25 वीक्स तक हमारे पास जो है वो कैनालिक्यूलर स्टेज होती है। अब बच्चों कैनालिक्यूलर स्टेज सबसे पहले आप सी से देख लो यार, कैनाल के मतलब यहाँ पर हमारे पास जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल है रिस्पायरेटरी ट्रैक की, वो उसकी फॉर्मेशन कैनालिक्यूलर स्टेज के अंदर हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल आपकी कौन सी है बच्चों? यहाँ पर ना जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, दे स्टार्टेड टू कन्वर्टेड इनटू द रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है जी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, terminal bronchioles started to converted into the respiratory bronchioles। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर बच्चों इनकी कन्वर्जन होना शुरू हो जाती है। अब रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स
हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ब्रोंक्यूल्स है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बच्चों रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स आर एबल टू डू द रिस्पायरेशन, क्योंकि रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर आपके स्किन में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो मतलब कि वो गैसेस एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्शन जोन होता है, मतलब एयर को आपके लंग्स कंडक्ट करते हैं, और जो आपका रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स और जो एलोविलाई होते हैं वहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। काइंडली डू रिमेंबर दो फेजेस, नंबर वन रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड नंबर टू इज द एलोविलाई। बच्चों इन दो स्ट्रक्चर्स के जरिए सिर्फ आपके पास क्या हो सकती है? गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। तो अगर इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी सो दैट विल हेल्प मी टू सर्वाइव द बेबी, बिकॉज देयर इज अ गैसियस एक्सचेंज। तो ऑक्सीजन बच्चे की बॉडी में जा रही होगी तो बच्चा सर्वाइव कर सकता है। अगर वो आपकी किनालिकुलर स्टेज के अंदर क्या है, अगर डिलीवरी होती है, इस स्टेज के अंदर अगर डिलीवरी होती है तो बच्चा सर्वाइव कर सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। रीजन क्या है? क्योंकि सर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स क्या करवा सकते हैं? गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा हमारे पास जो किनालिकुलर स्टेज है यहाँ पर क्या बनता है बच्चों? फाइनेस्ट कैपिलरीज, मतलब कि जो आपकी सबसे मेच्योर कैपिलरीज है ना, जिन्होंने ब्लड को लेके आना है लंग्स की तरफ, उनकी फॉर्मेशन भी आपकी किनालिकुलर फेज की तरफ, किनालिकुलर स्टेज के अंदर होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइनेस्ट कैपिलरीज। तो कैपिलरीज, फाइनेस्ट कैपिलरी जो फंक्शनल कैपिलरीज हैं वो किनालिकुलर स्टेज के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमारे पास जो कैपिलरीज है उनकी फॉर्मेशन किस स्टेज के अंदर होती है, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं सूडोग्लैंडुलर और किनालिकुलर के अंदर, बट आपने नहीं होना, क्योंकि आपको पता है सी से कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर भी सी है, तो किनालिकुलर स्टेज के अंदर आपकी कैपिलरीज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब कैपिलरीज ब्लड लेके आ रही हैं, ऊपर से रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, सो दे कैन डू द गैसियस एक्सचेंज, सो दैट्स व्हाई बेबी कैन सर्वाइव हियर। अब इसके सर्वाइव का बच्चों सिर्फ यही रीजन नहीं है, इसके पीछे रीजन एक और भी है। वो रीजन क्या है? जैसे हमारे पास जो कैनालिकुलर स्टेज है ना बच्चों, यहाँ पर आपके जो नीमोसाइट सेल्स है ना, नीमोसाइट सेल, नीमोसाइट सेल्स की भी क्या है? फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। नीमोसाइट सेल कौन से? टाइप 1 नीमोसाइट्स एंड द टाइप 2 नीमोसाइट। इनकी फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट होती है, कंप्लीट आपके पास नेक्स्ट स्टेजेस के अंदर होती है। तो नीमोसाइट टाइप 1 और टाइप 2 की बच्चों फॉर्मेशन हमारे पास किनालिकुलर स्टेज के अंदर होती है, और अगर इनकी फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है तो इसका मतलब सर यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप 1 नीमोसाइट एंड द टाइप 2 नीमोसाइट। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है सरफेक्टेंट की फॉर्मेशन कौन सी टाइप से होती है? जो सरफेक्टेंट आपके पास बनता है वो किस टाइप से बनता है? वेरी गुड, टाइप 2 से। वेरी गुड डॉक्टर शाहजब, कि सर टाइप 2 से हमारे पास सरफेक्टेंट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखो अगर इसी फेज के नालिकुलर फेज के अंदर आपके सरफेक्टेंट की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है, तो 20th वीक के अंदर अगर आपने लिखना है ना, तो जो नीमोसाइट्स हैं इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है 20th वीक से, और जो सरफेक्टेंट की फॉर्मेशन है, सरफेक्टेंट की फॉर्मेशन आपके पास होती है स्टार्ट वो 20 से 25 वीक के दरमियान में होती है। अब कुछ बच्चे लिखते हैं कि सर स्पेसिफिकली सिर्फ 20 वीक के अंदर होती है या स्पेसिफिकली 25 वीक के अंदर होती है। बच्चों ऐसी बात नहीं है, आपने लिखना है सरफेक्टेंट की फॉर्मेशन 20 वीक से स्टार्ट होती है और कंप्लीट कब होती है? 35 वीक के दौरान। इस वीक ड्यूरेशन के दौरान आपके पास जो सरफेक्टेंट है ना उसकी फॉर्मेशन, आगे जाके मैं सरफेक्टेंट के ऊपर हमने काफी सारी बातें करनी है कि जो आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो अगर कोई बच्चा 35 वीक से पहले पैदा होता है इसका मतलब उसके अंदर सरफेक्टेंट इनफ नहीं है, इसलिए वो बच्चा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या प्री मेच्योरिटी की सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है या एनआरडीएस के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। एवरीवन काइंडली डू रिमेंबर दैट कि जो सरफेक्टेंट है, सरफेक्टेंट की फॉर्मेशन किस ड्यूरेशन के दौरान होती है? 20 वीक से लेकर 35 वीक्स के दौरान। अगर 20 वीक से पहले बच्चा पैदा होगा तो ऑलमोस्ट वो भी सर्वाइव नहीं कर पाता, और अगर वो 30 वीक से मतलब पहले होगा तो वो आपके पास मतलब कि सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये वाली, क्योंकि सरफेक्टेंट की फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई होती उसके अंदर। इसलिए आपने देखा होगा कि जब सी सेक्शन करवाना होता है ना किसी फीमेल के अंदर, तो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि 36 वीक के बाद वो करवाएं, ताकि तब तक जो सरफेक्टेंट है ना बच्चे के अंदर उसकी कंप्लीट फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, ये बच्चों आपने स्टार्ट याद रखना, किनालिकुलर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, बेबी कैन सर्वाइव, कैपिलरीज फॉर्मेशन, निमोसाइट्स फॉर्मेशन, सरफेक्टेंट फॉर्मेशन इन दिस फेज। ठीक है, अब आगे आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज योर सेक्युलर स्टेज। एक तरफ मैं लिख लेता हूँ सेक्युलर स्टेज। अच्छा, आप में से मुझे कोई बता सकते हैं एक इंसान के जो लंग्स हैं
वो कंप्लीट मैच्योर कब होते हैं, मतलब कंप्लीट लंग्स की फॉर्मेशन कब होती है। एक तरफ सेक्युलर स्टेज में लिख रहा हूँ जी स्टूडेंट्स, आपके लंग्स की कंप्लीट फॉर्मेशन कब होती है। वेरी गुड कि सर 8 इयर्स तक। अब बहुत सारे बच्चे वो यही लिख देते हैं कि हमारे जो सरफेक्टेंट है, सरफेक्टेंट की फॉर्मेशन चूंकि 35 एंड 36 वीक के अंदर होती है, वो कहते हैं लंग्स भी यहीं पर मेच्योर हो गए हैं कंप्लीट। नहीं बच्चों, वो सरफेक्टेंट आपका कंप्लीट हुआ है। आपके जो लंग्स की कंप्लीट फॉर्मेशन है ना, वो 7 to 8 इयर्स के अंदर जाकर होती है। मैं अभी आपको बताऊंगा भी वो क्यों ऐसा क्यों हम कह रहे हैं। अब आप कहेंगे सर बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल मतलब ठीक सिम्टम होती है, वो आपके पास गैसेस एक्सचेंज करवा रहा होता है, इसका मतलब उसमें लंग्स मेच्योर है, बच्चों मेच्योर उसके अंदर है, लेकिन कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुई। अभी उसके अंदर मजीद जो कुछ चेंजेस है वो 8 इयर्स तक आती रहती है बच्चों के अंदर। ठीक है सर, नंबर 4 पे आते हैं। आपकी जो सेक्युलर स्टेज है, सिंपल सी बात है यार, सेक्युलर स्टेज है तो सेक्युलर स्टेज के अंदर क्या होगी, सैक की फॉर्मेशन होगी। और ये कहाँ तक होगी, 26 वीक से लेकर बर्थ तक। सेक्युलर स्टेज 26 वीक से लेकर बर्थ तक है। और जो बच्चों आपकी एलुविलर स्टेज है, एलुविलर स्टेज कहाँ तक जाएगी फिर, 36 वीक से लेकर ये आपके पास जाएगी 8 इयर्स तक। तो एलुविलर स्टेज 36 से लेकर 8 इयर्स। अब बच्चों हमने रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी बना लिए थे, हमारे पास चीज बाकी क्या रह गई थी सर, बाकी रह गए थे आपका एलुविलर डक्ट और एलुविलर सैक। एलुविलर डक्ट और एरिया जिसको मैं कह लेता हूँ कि आपकी एलुविलाई की फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एलुविलर सैक है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बच्चों, एलुविलर सैक, ये सैक होगी, ये एलुविलर डक्ट है। ठीक है, तो एलुविलर सैक और एलुविलर डक्ट की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है बच्चों, आपकी सेक्युलर स्टेज के अंदर होती है। तो यहाँ पर एलुविलर डक्ट और एलुविलर सैक की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। ये चीज क्या रखनी है आपने यहाँ पर याद रखनी। आगे आते हैं बच्चों एलुविलर स्टेज के अंदर। एलुविलर स्टेज बच्चों 36 वीक से स्टार्ट होती है और 8 इयर्स तक चलती रहती है। अब 8 इयर्स तक क्यों चल रही है बच्चों, देखो जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके अंदर पता है कितने एलोविलाई होते हैं, जो एलोविलाई का नंबर वो कितना हमारे पास होता है, वो 100 मिलियंस होता है। अब जो पुरानी बुक्स थी शायद उन्होंने 70 मिलियंस लिखा हुआ है, लेकिन हम एक जनरल सा कंसेप्ट ले लेते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लंग्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलोविलाई होता है वो 100 मिलियंस होता है। लेकिन बच्चों जब बच्चा 8 इयर्स में जाता है ना, ये है बर्थ, जब बच्चा 8 इयर्स में जाता है तो इसका नंबर 300 मिलियंस हो जाता है, आपकी एलोविलाई का नंबर। इसका मतलब सर ये है कि हमारा जो एलोविलाई है इसका नंबर इंक्रीज हुआ है। बच्चों ये नंबर पता है कैसे इंक्रीज होता है, विद द हेल्प ऑफ द सेप्टेशन। कि आपके जो एलोविलाई होते हैं ना इनके दरमियान में सेप्टेशन होती है, कैसे सेप्टा बनता रहता है। जब सेप्टेशन होगी तो आप देखो, एक मेरे पास इस तरफ एलोविलाई बन गया, एक मेरे पास क्या इस तरह एलोविलाई बन गया। तो इस सेप्टेशन की वजह से बच्चों क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ एलोविलाई इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपने क्या रखनी है यहाँ पर याद। सर एलोविलर डक्ट की फॉर्मेशन हमारे पास केनालिकुलर स्टेज के अंदर नहीं है डॉक्टर, जो स्पेसिफिकली इसकी फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है ना वो सेकुलर स्टार्ट इसकी वहां से होती है। अगर आप कहना चाह रहे हो ना, इसकी जो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है ना एलोविलर डक्ट की, वो आपकी केनालिकुलर स्टेज से हो जाती है, लेकिन एक्चुअली में जो इसकी फॉर्मेशन होती है ना वो सेकुलर स्टेज के अंदर आकर होती है। इसलिए शायद आप अक्सर बुक्स के अंदर देखते होगे कि वो लिख देते हैं कि केनालिकुलर फेज में आपकी एलोविलर डक्ट भी बनती है। भाई उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, लेकिन जो कंप्लीट आके बन रही होती है ना वो आपकी इसी सेक्युलर स्टेज के अंदर इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, तो ये बात भी आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो बच्चों आपकी जो 5 स्टेजेस थी, एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसके बाद आपकी सूडोग्लैंडुलर स्टेज, उसके बाद केनालिकुलर स्टेज, उसके बाद सेक्युलर स्टेज एंड द लास्ट वन इज द एलोविलर स्टेज। और ये 5 स्टेजेस आपने क्या रखनी है यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, अब चूंकि जो हमने सारी बातें की हैं मैं आपको आपकी बुक से भी रीड करवा लेता हूँ, अब हमें इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो बच्चों, लंग की डेवलपमेंट होती है, लंग की डेवलपमेंट के लिए हमें क्या है 5 स्टेजेस की जरूरत होती है। वो 5 स्टेजेस की फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, द फॉर्मेशन स्टार्टेड फ्रॉम द लंग बर्ड, द डिस्टल एंड ऑफ द रिस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम ड्यूरिंग द, देखा कौन सा वीक है बच्चों, वीक 4 है। अब ना यहाँ पर 2 MCQs हमारे पास आते हैं कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शनल जो ऑर्गन है वो कौन सा है और किस वीक से वो स्टार्ट होता है, बच्चों वो आपका हार्ट होता है। क्योंकि वो 4th वीक के अंदर वो फंक्शनल भी हो जाता है, लेकिन जो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और वो नॉन फंक्शनल होती है वो आपकी ये मतलब के लंग बड और जो आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक है ना, ये इसका फॉर्मेशन होती है। स्टार्ट यहाँ से हो रही बट ये अभी फंक्शनल नहीं हुआ। फंक्शनल ये हमारे पास आगे जाके आपका जो एलोविलाई है ना वो होते हैं आपकी जो लंग से बाद में फंक्शनल होते हैं। लेकिन जो आपका हार्ट है
क्योंकि बच्चे के लिए हार्ट बड़ा जरूरी है, बच्चे की पूरी बॉडी में हमें ब्लड की जरूरत है, तो इसलिए 4th वीक से ही जो आपकी हार्ट ट्यूब होती है वो पंप करना शुरू कर देती है। तो फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन आपका हार्ट होता है जो 4th वीक के अंदर बनता है। एनआरई के एमसीक्यू है ये भी। तो फॉर्मेशन स्टार्ट किसकी हो रही है, वो हमारे पास लंग की भी फॉर्मेशन तब स्टार्ट होती है, बट ये फंक्शनल नहीं होता। ठीक है, आगे आते हैं सर कौन कौन सी स्टेजेस होती है बच्चों। हमारे पास 5 स्टेजेस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सबसे पहले कौन सी स्टेज है सर, एम्ब्रियोनिक स्टेज है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या है भाई, वही है लंग बर्ड है, ट्रेकिया है, ब्रोंकियल बर्ड्स हैं, मेन स्टेम ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, टर्शियरी ब्रोंकाई है। और इसी के अंदर मैंने आपको मेंशन भी किया था कि क्या होती है, ट्रैको एसोफेजियल फिस्टूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन सेकंड स्टेज दैट इज अ सूडो ग्लैंडुलर, जो आपको बताया कि 5 से 16 है। और यहाँ पर बेबी क्या होता है, इनकम्पैटिबल विद लाइफ, यहाँ पर बेबी आपका लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं होता। और इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। आगे बच्चों आती है कैनालिकुलर स्टेज। ठीक है जी, और ये कहाँ तक चलती है, 25th वीक के अंदर चलती है। इसमें आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, यहाँ पर रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, और यहाँ पर एलोविलर डक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कन्वर्टेड, तो आप देखो डॉक्टर हमारा, अब यहाँ पर फिर हम ये भी कहेंगे कि सर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है फिर वो आपकी कैनालिकुलर स्टेज में बने, बट ऐसा नहीं है। देखो कन्वर्जन हो रही होती है कि एक स्टेज दूसरी स्टेज की तरफ जा रही होती है, तो उसकी कन्वर्जन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जैसे मैं आपको कहूंगा कि रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कन्वर्टिंग टू द एलोविलर डक्ट, कन्वर्जन स्टार्ट हो गई कैनालिकुलर से, लेकिन कन्वर्ट हो चुकी है, बन चुकी है, वो सेक्युलर स्टेज के अंदर होती है। ठीक है, तो बच्चों रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एलोविलर डक्ट सराउंडेड बाय द प्रोमिनेंट कैपिलरीज। अब ये देखो छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपके एमसीक्यूज होते हैं। दूसरी तरफ बच्चों आते हैं कि सर हमारे पास जो एयरवे इंक्रीज इन द डायमीटर, निमोसाइड स्टार्टिंग इन द 20 वीक्स एंड द कैपेबल एट द 25th वीक। ठीक है, ये देखो मैंने आपको कहा था निमोसाइड किस वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 वीक। यार एमसीक्यू ये वाला भी। उसके बाद जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन बच्चा एक नॉर्मली कब कर सकता है, वो हमारे पास 25th वीक के अंदर होता है, क्योंकि देखो सर्फेक्टेंट भी काफी हद तक बन चुका होता है, निमोसाइड्स भी बन चुके हैं, और उसके बाद आपके पास रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी यहाँ पर बन चुके होते हैं, और आपके एलोविला की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है 25 वीक से। इसलिए अगर आपने अबॉर्शन, मतलब अबॉर्शन तो नहीं कहूंगा, डिलीवरी करवानी है, मतलब बच्चे के अंदर कोई फीमेल का एक्सीडेंट हो गया है, तो हमारे लिए जरूरी हो गया कि हमने फीमेल की डिलीवरी करवानी है, तो अगर वो वीक मतलब 24 या 25 वीक है तो आप इजीली डिलीवरी करवा सकते हैं। बाद में बच्चे को मतलब कि एक्सोजीनियसली सर्फेक्टेंट देके हम उसको बच्चे को हम सर्वाइवल की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन 20 वीक्स, निमोसाइड 20 वीक, कंप्लीट सर्फेक्टेंट 35 वीक्स। ठीक है, आगे बच्चों सेक्युलर स्टेज है। सेक्युलर स्टेज के अंदर ये देख लो, सेक्युलर स्टेज के अंदर एलोविलर डक्ट, और सेक्युलर स्टेज के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर एलोविलर सैक, ये लिखा हुआ टर्मिनल सैक की फॉर्मेशन। ठीक है, आगे आता है बच्चों, सॉरी सेक्युलर और एलोविलर। एलोविलर के अंदर क्या हो रहा है, टर्मिनल सैक्स, अडल्ट एलोविलाई और सेकेंडरी सेप्टेशन। वही बात आपको कर रहा हूँ कि ये जो सेप्टेशन हो रही है ना, और जो आपके पास सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं, एलोविलाई बन रहे हैं, वो हमारे पास इसी स्टेज के दौरान होते हैं। इसलिए वो लिखते हैं कि भाई इन यूट्रो ब्रीथिंग अकर्स वाया द एस्पिरेशन एंड द एक्सपल्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। ये देखो मेरी ये बात समझिएगा काइंडली, जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है ना, उसके लंग्स के अंदर, वो कहते हैं ना कि बच्चे के लंग्स के अंदर पानी है, जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, असल में वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बच्चे के लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है जब तक वो माँ के पेट के अंदर होता है। अब जब जैसे ये बच्चा पैदा होता है ना, और उस दौरान बच्चों आपकी जो पीवीसी है ना, पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस, काइंडली याद रखिएगा, पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस आपके पास ज्यादा होती है। अब आप में से कोई बता सकता है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो उसकी जो पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस है, मतलब कि जो पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेन्स है उनमें इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों होती है? एनीवन? मैं आपके लिए और ज्यादा आसान कर देता हूँ। देखो जी, ये आपके हैं ब्यूटीफुल लंग्स, और ये बच्चा भी माँ के पेट के अंदर है, ये फीटस है अभी। ठीक है, और यहाँ पर आपके हैं ब्लड वेसल्स। माई क्वेश्चन इज दैट कि वो ये कह रहा है कि बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो ये जो पल्मोनरी वेसल्स है ना, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है, कह रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है हाइपोक्सिया की वजह से। वेरी गुड डॉक्टर सत्ता। डॉक्टर सत्ता कह रही है कि सर जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, जब उसके लंग्स में ऑक्सीजन नहीं होती तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होता, और यहाँ पर ऑक्सीजन पल्मोनी आर्टरीज और पल्मोनी वेन्स में आपकी ऑक्सीजन नहीं आती। और अगर पल्मोनी आर्टरीज में बच्चों हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन नहीं आती, तो आपको पता है कि पल्मोनरी वेसल्स का कंपनसेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है,
ये हमारे पास पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन काज कर देते हैं। जब भी हाइपोक्सिया होता है पल्मोनरी वेसल्स के अंदर, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, आपके पास वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है। आपकी बॉडी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जब हाइपोक्सिया होता है तो वैसो डायलेशन होती है, लेकिन पल्मोनरी वेसल्स के अंदर वैसोकंस्ट्रिक्शन है। देखो बच्चों, जब यहाँ पर वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, वेसल्स आपके पास कंस्ट्रिक्ट कर गए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब पल्मोनरी वेसल्स की तरफ ब्लड भेजना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। इसलिए जो बच्चा वहाँ के पेट के अंदर होता है तो उसके लंग्स की तरफ ब्लड जाता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस बहुत होती है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, जैसे वो क्या बच्चा पैदा हुआ, उसने क्या किया, एयर को लंग्स में लेके गया। जब वो एयर को लंग्स के अंदर लेके जाएगा बच्चों, तो ऑक्सीजन भी लंग्स के अंदर जाएगी, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन भी जाएगी, तो वहां पर जो वैसो कंस्ट्रिक्शन थी वो कन्वर्ट हो जाएगी वैसो डायलेशन के अंदर। जब वहां पर वैसो डायलेशन होगी, पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी, तो आपके पास जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है, गैसेस एक्सचेंज होना शुरू हो जाती है, और बच्चा क्या है, एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देता है आफ्टर बर्थ। तो इंक्रीज पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस, क्योंकि बच्चों वहां पर फ्लूइड है, वैसो कंस्ट्रिक्शन है। ठीक है। अब जैसे बच्चा देखो एट बर्थ, जैसे बच्चा पैदा हुआ, तो जो हमारे पास एयर रिप्लेसेस द फ्लूइड, तो जो फ्लूइड है, जो पानी के आपके लंग्स के अंदर, ये जो आपका एयर है, ये इसको पुश करके आपकी सर्कुलेशन में देती है, वहां पर इसकी मतलब फैगोसाइटोसिस हो जाती है, इस फ्लूइड को बॉडी से निकाल दिया जाता है, और एयर अब क्या करेगी, आपके पास गैसेस एक्सचेंज करेगी। ठीक है जी। तो जब एयर चली जाएगी आपके लंग्स में, डिक्रीज पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस, पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस होगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपके लंग्स की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपने क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है। आगे आते हैं, हमारे पास ये आपकी जो लंग्स की फॉर्मेशन थी बच्चों, वो यहाँ पर वाइंड अप होती है। ठीक है। अब हम आगे कुछ और इंटरेस्टेड फैक्ट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टेड फैक्ट्स के अंदर बच्चों हमारे पास आता है सबसे पहले क्वाइनल एट्रेसिया। क्या है? क्वाइनल एट्रेसिया। बच्चों क्वाइनल एट्रेसिया कहते हैं किसको है, कि अगर हमारे पास ब्लॉकेज होता है पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग, यहाँ पर इस सामने मैंने आपके बड़ी एक ब्यूटीफुल सी डायग्राम ड्रा की हुई है। अगर आप इसके अंदर देखिए डॉक्टर अमार, तो आपको नजर आएगा एक तरफ मेरे पास है नॉर्मल, और दूसरी तरफ मुझे नजर आ रहा है क्वाइनल एट्रेसिया। बच्चों क्वाइनल एट्रेसिया ये होता है कि जो आपकी नेजल कैविटी ना, उसके अंदर जो बोन है उसकी एबनॉर्मल फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर नेजल कैविटी से आपने सांस लिया, तो ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये एयर आपके लंग्स की तरफ जा रही है, ये एयर आपके लंग्स की तरफ जा रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो ना, तो ये देख लो, यह ब्लॉकेज हो गया। ये जो नेजल ब्लॉकेज हुआ है, आपके पास एबनॉर्मल बोन, ये आपके पास बोन की फॉर्मेशन हो गई है। तो बच्चों जब आपके पास क्वाइनल एट्रेसिया हो जाएगा, ये नेजल कैविटी में एबनॉर्मल बोन की फॉर्मेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अब आपने मुझे खुद बताना है कि क्या अब जो एयर है वो आपके लंग्स की तरफ जाएगी? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर बच्चों ये बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मतलब कि राइट नोस्ट्रिल में भी और लेफ्ट के अंदर भी, तो आपके पास बिल्कुल भी जो एयर है ना, वो आपके नोज के जरिए नहीं जाएगी। पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम आती है। हाँ, जिनके अंदर यूनिलेटरल क्वाइनल एट्रेसिया होता है ना, उनके अंदर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। जिनके अंदर बायलेटरल होता है उनके अंदर बहुत सीवियर सिम्टम आती है, क्योंकि आप अपनी नेजल कैविटी से बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहे। अब आप कहेंगे सर कि ये जो हमारे पास क्वाइनल एट्रेसिया है, नेजल कैविटी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, ये पेशेंट के अंदर होती क्या है और इसका रीजन क्या होता है? बच्चों इसके लिए हमारे पास आता है चार्ज सिंड्रोम। बच्चों सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम हम कहते हैं व्हेन देयर इज अ अपीयरेंस ऑफ द मल्टीपल सिम्टम्स। जैसा जब हमें मल्टीपल सिम्टम्स नजर आती हैं, तो उनके सम अप को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहा जाता है। वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ सिंड्रोम्स। मेरे ख्याल में कोई 3 से 4 हमने सिंड्रोम को डिस्कस करना है, एंड इट्स द वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स टू मेमोराइज द सिम्टम्स ऑफ द डिफरेंट सिंड्रोम्स। क्योंकि देखो, डिजीज की सिम्टम को याद रखना ना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अगर लंग्स की कोई डिजीज है जैसे निमोनिया, तो आपको पता है लंग्स वाली सिम्टम आएंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफ है, डिस्निया है, टिकनिंग है। अगर पेशेंट के अंदर अंजाइना है, तो उसको हार्ट वाली सिम्टम आएंगी। चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस मतलब कि स्वेटिंग है, डायफोर्सिस हो रही है, शोल्डर पेन हो रही है, रेडिएट कर रही है पेन। तो जो डिजीज की सिम्टम्स होती हैं, वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन से ही रिलेटेड होती हैं, तो वो बंदे को याद करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो सिंड्रोम होता है ना, सिंड्रोम के अंदर मल्टीपल जो सिस्टम्स होते हैं उनकी सिम्टम आ रही होती हैं। जैसे कि मेरे पास चार्ज सिंड्रोम है, तो चार्ज सिंड्रोम में आपका हार्ट की भी सिम्टम आएंगी, आपको जेनिटेलिया की भी सिम्टम आएंगी, आपको क्वाइनल एट्रेसिया भी होगा, आपकी जो ईयर है उनकी भी फॉर्मेशन सही नहीं होगी। तो ये मल्टीपल जो सिम्टम्स होती हैं, इनके सम अप को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास बड़ा ब्यूटीफुल सिंड्रोम है, डेट इज अ चार्ज सिंड्रोम। सबसे पहले बच्चों चार्ज सिंड्रोम होता क्या है? वी हैव अ ब्यूटीफुल जीन, डेट इज अ CHD7 जीन।
ऑन द क्रोमोसोम नंबर 8। सर क्रोमोसोम नंबर 8 के ऊपर हमारे पास बड़ी प्यारी जीन है जिसको हम क्या कहते हैं, CHD7 जीन। बच्चों ये जो CHD7 जीन है ये क्या काम करती है, आपके कनेक्टिव टिश्यूज की फॉर्मेशन करवाती है। अब आपको सबको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर है ही क्या है, मेरी बॉडी में हर चीज तो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। इवन दो जो आपका ब्लड है, आपका ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। आपकी स्किन, आपकी बोन्स, आपके ईच एंड एवरीथिंग बच्चों कनेक्टिव टिश्यूज, बट देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पर ये जो CHD7 जीन है ये नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यूज की फॉर्मेशन करवाती थी, लेकिन अगर आपकी इस CHD7 जीन के अंदर बच्चों म्यूटेशन आ जाए या इस जीन की क्या हो जाए, डिलीशन हो जाए उन क्रोमोसोम नंबर 8, तो क्या अभी आपके कनेक्टिव टिश्यूज की सही फॉर्मेशन करवाएगी? सर बिल्कुल भी नहीं करवाएगी। तो अगर आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज की फॉर्मेशन सही से नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि सर CHD7 जीन ने जिस कनेक्टिव टिश्यूज को बनाना था और उसने आगे जाके जो स्ट्रक्चर आपकी बॉडी का बनाना था वो सही से नहीं बनेगा। तो वो वाले स्ट्रक्चर जो बच्चों आपकी बॉडी के अंदर सही नहीं बनेंगे और जो आपको चार्ज सिंड्रोम के अंदर नजर आएंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चार्ज इसका निमोनिक है। सबसे पहले सी है, तो सी से हम कहते हैं कोलोबोमा ऑफ द आई। और बच्चों कोलोबोमा ऑफ द आई बड़ी डेंजरस, मतलब कि अजीब किस्म की सिम्टम होती है। कोलोबोमा ऑफ द आई पता है किसको कहते हैं? मिसिंग पार्ट ऑफ योर आई। मतलब जो आपकी आई का पार्ट है ना, ये देखो आपकी आई का ये पार्ट मिसिंग है, इसको हम कहते हैं कोलोबोमा ऑफ द आई। और ये आपको चार्ज सिंड्रोम में नजर आता है। एच से बच्चों क्या याद रखना है? हार्ट डिफेक्ट्स। सर हमें हार्ट डिफेक्ट्स नजर आते हैं जैसा कि ASD VSD, तो बच्चे के अंदर आपको हार्ट डिफेक्ट्स नजर आ सकते हैं, इवन तो टेट्रोलॉजी फेरेट नजर आ सकते हैं। आगे आता है ए से बच्चे होता है एट्रेजिया ऑफ द कोएना के साथ जो केना मतलब नेजल कैविटी है, वहां पर हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन से, तो वो भी हमें क्या है इसी चार्ज सिंड्रोम के अंदर नजर आती है। मतलब कोएनल एट्रेजिया ना चार्ज सिंड्रोम का एक पार्ट है, ये उसकी एक सिम्टम है जो ऊपर हमने डिस्कस करनी है। आगे बच्चों HR, ये देखो R है, तो R से रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। मतलब कि बच्चे का साइज छोटा होगा, उसकी जो लिम्स है, अपर लिम्स जो लोअर लिम्स है उनका साइज छोटा होगा। ठीक है। जी से, चार्ज का जो जी है, जी से आपने याद रखना बच्चों जेनिटल एरिया, मतलब उसके टेस्टिस, अगर बॉय है तो उसके टेस्टिस छोटे होंगे, उसका पेनिस का साइज छोटा होगा, और अगर फीमेल है उसकी ब्रेस्ट का साइज छोटा होगा, और उसके जो जेनिटेलिया हो सकता है उसकी एक तो साइज छोटा हो, मतलब कि जैसे वजाइना का नॉर्मल लेंथ है 4 सेंटीमीटर है, हो सकता है इसके अंदर 4 सेंटीमीटर साइज ही ना हो, छोटा साइज हो उसके अंदर। ठीक है। तो ये एबनॉर्मल फॉर्मेशन हमें जेनिटेलिया के अंदर भी नजर आती है यहाँ पर। और लास्ट बच्चों चार्ज सिंड्रोम का ई से आपने याद रखना ईयर एबनॉर्मेलिटीज के, मतलब बच्चा किसके साथ आ सकता है, उसके आए जो स्ट्रक्चर है ईयर का वो भी खराब होगा, और जो फंक्शन है वो भी खराब होगा। फंक्शन क्या है? सुनना। तो बच्चा ईयर डेफनेस के साथ भी आ सकता है और ईयर एबनॉर्मेलिटी के साथ भी आ सकता है। बच्चे दैट इज द चार्ज सिंड्रोम। और जो क्वेनल एट्रेजिया है, जो नेजल कैविटी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आपके चार्ज सिंड्रोम का क्या है? एक पार्ट है। अगर बच्चों आप यहाँ पर देखोगे तो ये मेरे पास एक तरफ है नॉर्मल नॉर्मल पाथवे ऑफ एयर, नॉर्मल पाथवे ऑफ एयर। लेकिन अगर आप राइट साइड की तरफ देखो बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो रही है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। और ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रही है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कोएनल एट्रेजिया, मतलब एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स। ये बोन की जो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी है ना यहाँ पर, और ये बाद में इसका एट्रेजिया नहीं हुआ, मतलब ये बोन डीजनरेट नहीं हुई, तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? कोएनल एट्रेजिया। बच्चा बड़ी सीवियर सिम्टम के साथ आएगा। अब देखते हैं ऊपर। सर कोएनल एट्रेजिया के अंदर सबसे पहले पेशेंट को क्या होता है? ब्लॉकेज होता है पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग। जब ये बच्चों ब्लॉकेज होगा तो उसके वो ब्लॉकेज क्यों हो रहा है? सर बिकॉज ऑफ द बोनी एबनॉर्मेलिटीज, बोनी एबनॉर्मेलिटीज की वजह से वहां पर ब्लॉकेज हो रहा है। ठीक है जी। अब अगर तो मैंने आपको बताया था यूनिलेटरल होगी तो ज्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं होती। ठीक है। तो वो कह रहा है कि ज्यादातर हमारे पास जो कैनल एट्रेजिया है वो यूनिलेटरल होता है, लेकिन अगर ये बाइलेटरल होता है तो पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी के साथ आएगा विद द सिम्टम ऑफ द अपर रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। जारी बात है कि भाई जब बिल्कुल आपकी नेजल कैविटी ऑब्स्ट्रक्ट होगी, बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी, तो बच्चा आपके पास इमरजेंसी के साथ आएगा। तो जब इमरजेंसी के साथ आएगा तो क्या क्या सिम्टम होगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसके बाद है नॉइजी ब्रीथिंग, मतलब कि ना मैं आपको इसका साउंड सेंड करूंगा कि बच्चा ये किस तरह ना मतलब सांस ले रहा होता है, और ये ना अपनी ओरल कैविटी से ज्यादा सांस ले रहा होता है, क्योंकि ऊपर नेजल कैविटी से तो एयर ही नहीं जाएगी ना इसके लंग्स के अंदर। दूसरा बच्चा इंटरेस्टेड फैक्ट है, जब ये बच्चा फीडिंग करता है ना, जब ये बच्चा फीडिंग करता है, देखो लेट्स सपोज, डॉक्टर साहब बात सुनिएगा, एक पेशेंट है यूनिलेटरल
क्वाइनल एट्रेजिया का, यूनिलेटरल नॉट बायलेटरल, दोनों नोस्ट्रिल बंद नहीं है, सिर्फ एक साइड का बंद है। अब यूनिलेटरल क्वाइनल एट्रेजिया वाला पेशेंट, जो इसका राइट साइड का नोस्ट्रिल बंद है, जो वहां से एयर नहीं ना जा रही, ये कहाँ से लेता है? ओरल कैविटी से लेता है, मतलब हम अपने माउथ के जरिए बाकी सांस ले लेता है। अब जब बच्चा फीडिंग करता है ना, नोटिस कीजिएगा, जब बच्चा क्या करता है? फीडिंग करता है, जब वो बच्चा दूध पी रहा होता है, तो बच्चों उस दौरान क्या होता है? वो अपनी ओरल कैविटी से सांस लेगा नहीं। तो जब वो ओरल कैविटी से सांस नहीं लेगा, ऊपर उसकी जो मतलब कंप्लीट एयर है वो लंग्स में नहीं जा रही, तो पेशेंट के अंदर क्या है बच्चों? साइनोसिस होना शुरू हो जाएगी। पेशेंट के अंदर क्या है? साइनोसिस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनफ एयर उसके लंग्स के अंदर नहीं जा रही और इनफ एयर उसके लंग्स से एक्सेल भी नहीं हो रही है, क्योंकि ओरल कैविटी से हो रहा था, ओरल कैविटी अब वो फीडिंग कर रहा है, और वहां से ओरल कैविटी के जरिए वो जो गैसेस एक्सचेंज, यहाँ जो एयर है, वो एयर अब ओरल कैविटी के जरिए नहीं जा सकती आपके लंग्स के अंदर, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो क्वाइनल एट्रेजिया वाला पेशेंट है ना, जब ये पेशेंट फीडिंग में होता है ना, जब फीड कर रहा होता है, तो इसमें साइनोसिस होती है, काइंडली याद रखिएगा। फीडिंग में बच्चों क्या होती है? सायानोसिस। और जब ये बच्चा क्राई करता है तो इसकी सिम्टम ठीक होती हैं, क्या है? एंड इम्प्रूव्स विद द क्राइंग। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्वाइनल एट्रेजिया वाला पेशेंट जो है, मतलब जब वो क्राई करता है उसकी सिम्टम ठीक क्यों होती है? अब इसे एक मिलता जुलता कंसेप्ट हमने एक और जहाँ पर भी डिस्कस किया हुआ है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? फीडिंग साइनोसिस और क्राइंग से जो आपकी सिम्टम है वो यहाँ पर इंप्रूव होती है। टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट, वेरी गुड डॉक्टर सत्ता, कि सर हमने टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर भी देखा था कि जब वो बच्चा मतलब के कराए कर रहा था तो उसकी सिम्टम हमारे पास वर्स हो रही थी, लेकिन जैसे वो स्क्वाटिंग पोजीशन में जाता तो उसकी सिम्टम ठीक हो जाती थी। इसी तरह यहाँ पर जो बच्चा है, ये जब कराए करता है तो इसकी सिम्टम ठीक होती है। क्या कोई मुझे बता सकता है इसकी सिम्टम ठीक क्यों नहीं? क्योंकि वर्स होने का मैंने आपको रीजन बता दिया है कि जब वो फीडिंग करता है तो इनफ एयर नहीं जा रही होती, ब्लड सर्कुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, इसलिए साइनोसिस हो जाती है। फीडिंग के दौरान साइनोसिस है, तो बच्चों आपने क्वाइनल एट्रेजिया को सोचना है। और अगर कराए करने से बच्चे को साइनोसिस है, कराए करने से ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब है पेशेंट के अंदर दोबारा फिर क्वाइनल एट्रेजिया। अब कराए करने से सिम्टम बच्चों पता है ठीक क्यों होती है? अब आप देखो, लेट्स सपोज जब आप कराए कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने लंग्स के ऊपर ना प्रेशर डाल रहे होते हो। तो जब आप अपने लंग्स में प्रेशर डालोगे तो आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो। तो जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो ना, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हो। और आपको पता है जो साइनोसिस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस अमाउंट की वजह से होती है। तो बच्चा कराए कर रहा है, नंबर ऑफ ब्रीथिंग भी इंक्रीज हो रही है, एंड अमाउंट ऑफ द प्रेशर, अमाउंट ऑफ द फोर्स ऑन द लंग्स वो भी हमारे पास इंक्रीज होती है, जिससे वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर पाता है, ठीक है। तो ये इस वजह से इसकी सिम्टम इंप्रूव हो रही है। अब डॉक्टर का क्वेश्चन ये है कि सर इस पेशेंट को हम डायग्नोस कैसे करेंगे? कि यार एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है, उसकी माँ कहती है कि जब बच्चे को मैं फीड करती हूँ तो इसकी जो स्किन है वो ब्लू हो जाती है, लेकिन जब ये कराए करता है फीडिंग के बाद तो ये ठीक हो जाता है। तो अब आपको शक हो रहा है कि यार इसके ना अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, बच्चे में क्वाइनल एट्रेजिया हो सकता है। अब बच्चे क्वाइनल एट्रेजिया को डायग्नोस हम कैसे करते हैं? आपने उसमें पास करनी है एनजी ट्यूब, नेजो फिरेंजियल ट्यूब, आपने नेजल कैविटी से एनजी ट्यूब उसको पास करनी है। बच्चों अगर एनजी ट्यूब पास हो जाएगी इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन अगर एनजी ट्यूब पास नहीं होगी इसका मतलब है देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? क्वाइनल एट्रेजिया, ठीक है जी। और अगर आपने एनजी डाली है, आपके पास एनजी ने आगे आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिया, वो एनजी आगे नहीं जा रही, फिर आपको शक है पेशेंट क्वाइनल एट्रेजिया है, आपने कंफर्मेटरी टेस्ट करवाना है। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा बच्चों? यहाँ पर आपका सीटी स्कैन है। फिर सीटी स्कैन से आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा कहाँ कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, और जो डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है वो मेरे पास कितनी है। अब यहाँ पर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो इंशाल्लाह मेडिसिन के अंदर हम एक असूल को फॉलो करते होते हैं, हमने यहाँ पर सीटी स्कैन पहले क्यों नहीं किया? जी, क्योंकि जो कंफर्मेटरी है वो तो सीटी स्कैन है, कंफर्म आपको सीटी नहीं करना है, लेकिन मैं इसका पहले सीटी क्यों नहीं करवा रहा? मैंने इसकी पहले एनजी क्यों करवाई है? जी बच्चों, वेरी गुड। जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि सर अगर आपने उसमें पहले सीटी स्कैन करवा लिया, बच्चा है, हम कभी भी ये चीज नहीं चाहते कि अननेसेसरी रेडिएशन के साथ एक्सपोजर हो, या इन्वेसिव हमें मतलब इन्वेस्टिगेशन बच्चों के अंदर करनी पड़े। पहले हमने सेफ इन्वेस्टिगेशन से क्लूज लेने होते हैं। मेडिसिन का असूल होता है कि आपने पहले सीबी, आपने देखा आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो पहले आपको सीबीसी, ईसीजी, यूरिनालाइसिस, स्पूटम कल्चर, ये वाले टेस्ट लेके देगा। वो कभी आपको ये अच्छा डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि चल भाई तू डायरेक्टली आपके पास आया आपने उसकी एमआरआई करवा दी है, डायरेक्टली आपके पास आया आपने उसकी बायोप्सी करवा दी है,
डायरेक्टली आपके पास आया, आपने उसका सीटी स्कैन करवा दिया, नॉट एट ऑल। अब देखो लेट्स सपोज इस बच्चे के अंदर कोई एनल एट्रीजिया, आपने सीटी स्कैन पहले करवाया, पेशेंट में कोई एनल एट्रीजिया है ही नहीं है। एक तो क्या हुआ भाई, 20-25 हजार का हमारे पास सीटी स्कैन है, वो पैसे जाया हुए। दूसरा, बच्चा रेडिएशन के साथ एक्सपोजर हुआ है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और तीसरा, हमें इसका फायदा भी नहीं हुआ। अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, यूएस असेंबली के अंदर इसको बहुत बुरा समझा जाता है कि भाई आपने किसी बंदे की अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी होती। और स्पेसिफिकली जो इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन होती हैं, इसलिए मैं कोई ना कोई क्लू लूंगा। अब देखो एनजी डाल रहा हूँ, कोई ज्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर तो नहीं है, या मतलब कि कोई बच्चे का रेडिएशन के साथ एक्सपोजर वगैरह तो नहीं हो रहा। और मुझे पता भी 1-2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा भाई पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर वो एनजी पास हो गई है तो फिर सीटी की जरूरत नहीं है। एनजी पास नहीं हो रही, अब आपको क्लू मिल गया है कि देयर इज समथिंग सीरियस, तो फिर आप उसका कंफर्मेटरी टेस्ट सीटी स्कैन करें। ठीक है जी। तो इस तरह की इंशाल्लाह बहुत सारी टेक्निक्स है, वी विल डिस्कस इन द मेडिसिन सेशन। तो बच्चों हमने कहा था कि सर जो क्वेनल एट्रीजिया है, ये चार्ज सिंड्रोम का ही क्या है, हमारे पास ये पार्ट होता है। तो चार्ज सिंड्रोम को मैंने आपको पहले बता दिया है। कोलोबोमा ऑफ द आई मतलब मिसिंग पार्ट ऑफ द आई होता है। हार्ट डिफेक्ट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, एएसडी बीएसडी टेट्रोलॉजी पहले तो हो सकता है पेशेंट के अंदर, मोस्ट कॉमन बीएसडी है। और उसके बाद है जी क्वेनल एट्रीजिया, चार्ज सिंड्रोम का पार्ट है। रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, मतलब उसका हाइट छोटी है, लिम्स छोटी है। जेनिटल एरिया सही डेवलप नहीं है, टेस्टिस का साइज छोटा हो सकता है, पेनिस का साइज छोटा है, ब्रेस्ट का साइज छोटा है, या जो एक्सटर्नल जेन के लिए उसका साइज छोटा हो सकता है। और ईयर डिफेक्ट्स हैं, मतलब कि हेयर डेफनेस हो सकती है, या ईयर के स्ट्रक्चर के अंदर आपको एबनॉर्मैलिटी नजर आ सकती है। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा बच्चों जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था ना आपके लंग्स का, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब इसी से जो मिलते जुलते एमसीक्यूज है, वो मैं आपको 5 मिनट बाद लिंक शेयर करूंगा, और उसके अंदर वो आपको एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद मैं उसको क्या करूंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। स्टार स्टूडेंट, यू हैव 80 seconds फॉर ईच एमसीक्यूज। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम फिनिश। नेक्स्ट एमसीक्यूज। फाइव, 4, 3, 2, 1।
Time is finished. Next MCQs, please. Five, four, three, two, one. Next MCQs, please. किसी का माइक ऑन है? काइंडली माइक बंद करें। किसी का माइक ऑन है? 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट MCQs, प्लीज. फाइव, फोर, थ्री, टू, वन. नेक्स्ट MCQs, प्लीज. MCQs number 6. Start. कैसे?
5 4 3 2 1 नेक्स्ट MCQ। ये ना डायग्राम इसके साथ है, तो इसको देख के आप बता। 5 4 3 2 1 टाइम इज फिनिश। स्टूडेंट टाइम आपका टेस्ट खत्म हो गया, आप अपने ना ऑप्शंस लिख लीजिएगा और अभी मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ और उसमें देख लीजिएगा जो आपके ठीक हैं जो गलत हैं और वो क्यों गलत हैं। वी शुड नो द रीजन, उनको ना आप टैली कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, अभी ये तो आपके नॉर्मल एनाटॉमी और ना फिजियो के क्वेश्चंस हैं। अभी इसमें से कुछ टॉपिक्स हमारे रहते हैं, मतलब जो आपकी नॉर्मल सेल्स की फंक्शनिंग है ना, ये हमारा कल वाला टॉपिक है। तो इंशाल्लाह कुछ जो आपके कंसेप्ट हैं वो आज आपको पता चल जाएंगे, कुछ इंशाल्लाह हम कल डिस्कस भी कर लेंगे अपने लेक्चर के अंदर, ठीक है जी। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना, अभी तो ये छोटी स्टेटमेंट वाला है, लेकिन इसको हमने ना ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने के लिए ना एमसीक्यूज को सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका ये होता है कि हम ना उसकी लास्ट लाइन को देखते होते हैं, कि लास्ट लाइन में आपको आइडिया हो जाता है कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। तो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पायरेटरी कंपोनेंट्स, यार रिस्पायरेटरी का कौन सा कंपोनेंट है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्लियरिंग दीज पार्टिकल्स, के सर यहाँ पर जो ऊपर पार्टिकल्स है ना उनको क्लियर करने के लिए रिस्पायरेटरी कंपोनेंट्स कौन सा हमारे पास इन्वॉल्व है। अब देखिए आपको लास्ट लाइन से आइडिया हो गया ना कि आपसे वो पूछ क्या रहा है। वो आपसे उन पार्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं जो क्या करें, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक को क्लियर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। अब कौन से पार्टिकल्स हैं, किनके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, इससे हमें अब ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है कुछ चीजें हमें वहां से क्लोज मिलेंगी, ठीक है जी। तो हमेशा अपने लास्ट लाइन को फर्स्ट कंसिडर करना है, पहले अपने लास्ट लाइन पढ़नी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम आते होते हैं, नेक्स्ट हमारा फैक्टर होता है दैट इज अ एज फैक्टर। तो हमने हमेशा एज को देखना होता है, ठीक है। आगे जब इंशाल्लाह पैथोलॉजी के अंदर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ एज फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। दूसरा बच्चों अपने एज को देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा है तो ये अपनी चीज याद रखें, क्योंकि कुछ जो डिजीजेज होती हैं वो स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के अंदर होती हैं, कुछ स्पेसिफिकली एडल्ट में होती हैं, कुछ स्पेसिफिकली आपके पास फीमेल्स के अंदर होती है, ठीक है। सो अ 6 year old boy प्लेइंग इन अ डस्टी फील्ड, कि वो ऐसे डस्टी ग्राउंड के अंदर खेल रहा था, जैसे हमारे गांव में भी होते हैं ना, जो यहाँ पर स्कूल्स हैं तो उधर बहुत ज्यादा डस्ट होती है जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं। तो इसी तरह ये अमेरिकन बच्चा भी है, तो ये किसी ऐसे ग्राउंड में चला गया जहाँ पर डस्ट बहुत ज्यादा थी, तो वो डस्ट वाले मतलब के फील्ड में खेल रहा था इन विंडी वेदर, और ऊपर से वेदर भी क्या था, विंडी था, मतलब एयर चल रही थी। इनहेल्स मैनी स्मॉल पार्टिकल्स, तो बच्चों उसने काफी सारे जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसको इनहेल कर लिया। दैट बिकम्स लॉर्ज इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो सबसे पहले तो हमें आइडिया हो गया कि ये जो पार्टिकल्स है ये लॉर्ज कहाँ पर हुए, मतलब कि ये कहाँ पर जाके फंस गए। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ ना बच्चों, ये देखो आपका ट्रेकिया, उसके बाद आपके ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंसीडर करता हूँ, और यहाँ पर आपके 10 पार्टिकल लॉर्ज मतलब यहाँ पर आके धंस गए, तो ये आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब हमसे उसने ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन क्लियरिंग दिस पार्टिकल, कि अगर आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर बच्चों अगर कोई चीज धंस जाती है, कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो उसको आपके लंग्स के कौन से कंपोनेंट है जो बाहर निकाल दे। देखो हमारा पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक है, आगे ट्रेकिया में कौन क्लियरेंस करवाता है, ब्रोंक्यूल्स में कौन क्लियरेंस करवाता है,
ब्रोंकाई के अंदर कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए कौन क्लियरेंस करवाता है, एलोविलाई के अंदर अगर कोई चीज चली जाए तो उसको कौन क्लियर करवाता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं। उसमें स्नीजिंग है, उसमें कफिंग है, उसमें म्यूकोसिलरी एक्सक्लेशन है, उसमें आपके पास एल्वियुलर मैक्रोफेजेस है, उसके बाद आपके प्रोटेक्टिव सेल्स हैं जिसमें आपके क्लब सेल्स आते हैं, जिसमें आपके सिलिएटेड सेल्स आते हैं। तो ये सारे मिलके आपके लंग्स को बच्चों क्लियर करवा रहे होते हैं। लेकिन कहाँ पर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म हेल्प करता है, हमें ये चीज पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका अब आपको पता चल गया ना कि हो क्या रहा था, कि बच्चा ऐसी जगह पर खेल रहा है जहां पर क्या चल रही है, डस्ट पार्टिकल्स वो एयर के अंदर है, वो उसके लंग्स में गए और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो गए। अब आपने टर्मिनल ब्रोंक्यूल से अगर उनको बच्चे ने बाहर निकालना है तो हमें कौन सी चीज जो है वो यहाँ पर हेल्प आउट करेगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है बच्चों, टाइप 1 निमोसाइट्स और जो टाइप 2 निमोसाइट्स हैं वो डायरेक्टली इनका क्लियरेंस के अंदर फंक्शन नहीं होता। टाइप 1 का क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज। टाइप 2 का क्या काम होता है, वो आपके पास स्टेम सेल्स के तौर पर काम करते हैं और सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों सब मिकोजल ग्लैंड। बच्चों सब मिकोजल ग्लैंड ना आपके जो ब्रोंकाई होते हैं ना, ये वहां पर आपको क्लियरेंस में हेल्प करते हैं। हम एक आगे फिनोमिना पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। तो ये जो म्यूकोसिलरी एस्केलेटर होता है ना, ये आपको हेल्प करता है कि हम आपके जो ब्रोंकाई ऊपर बड़े बड़े ब्रोंकाई, अगर वहां पर कोई बैक्टीरिया को डस्ट पार्टिकल ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो ये वहां से आपको हेल्प एक्सेल करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं है क्योंकि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की बात हो रही है। आगे बच्चों मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस भी नहीं है क्योंकि बच्चों मैक्रोफेजेस तो प्रेजेंट होते हैं सर कहाँ पर, आपके एल्वियुलर डक्ट के अंदर और आपकी एलोविलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये बात कर रहा है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की, सो मैक्रोफेजेस भी नहीं है। आगे बात आती है बच्चों गोबलेट सेल्स की। गोबलेट सेल्स का क्या काम होता है, म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन। और ये भी कहां पर करवाते हैं, ये आपके ब्रोंकाई के अंदर करवाते हैं, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर नहीं करवाते। तो बच्चों टर्मिनल ब्रोंक्यूल से क्लियरेंस आपका कौन करवाता है, सीलिएटेड सेल्स। ऐसे सेल जहां जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं हमारे पास यहाँ पर क्लियरेंस करवाते हैं, क्लियरेंस करवाते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज आपने क्या रखनी है यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो ये इसका सीलिएटेड सेल्स था, ये आपने इसका याद रखनी। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूजन मेथड, क्या आपने दूसरे ऑप्शन को निकाल देना है, आपने बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। और ये आपको कब आएगा, व्हेन यू हैव अ गुड नॉलेज, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जैसे जैसे इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा। आप इसको भी समझो ये भी एक लेक्चर की टाइप ही है, क्योंकि बच्चे लेक्चर से मतलब बोर हो जाते हैं, इसलिए हमने क्या किया उसकी टाइप चेंज कर दी। लर्निंग हमें यहाँ से भी करनी है एंड दैट इज मोर क्रिटिकल लर्निंग एंड मोर इंपॉर्टेंट लर्निंग, ठीक है। Let's come towards the next question. Which of the following feature is the last to disappear? तो बच्चों हमें यहाँ से पता चल गया है कि वो ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे लास्ट पे जाके डिसअपियर होता है। मतलब ये देखो ना कि कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, कुछ आपके ब्रोंक्यूल्स में होते हैं, कुछ जो आगे जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं या रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वहां पर खत्म हो जाते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे आपके जो कार्टिलेज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं ब्रोंकाई के बाद। गोबलेट सेल्स हैं वो आगे जाके आपके पास खत्म हो जाते हैं, सीलिएटेड सेल है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का खत्म हो जाते हैं। आगे आपके फिर मैक्रोफेजेस आते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह कब पूरा ट्रैक भी पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट टू डिसअपियर, जो सबसे लास्ट पे जाके डिसअपियर होता है। अब देखो मैं आपको मजे की बात बताऊं ना, आपको यहाँ से आइडिया हो चुका है। इवन दो अब आपको ऊपर वाली स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं है, आपको ऊपर वाली स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ लास्ट लाइन से ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है कि लास्ट पे डिसअपियर कौन होगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सबसे लास्ट पे कौन सी चीज है जो डिसअपियर होती है। देखो देख सीरस ग्लैंड। बच्चों सीरस ग्लैंड जो होते हैं ना ये आपके ब्रोंकाइस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन अ स्मॉल अमाउंट, लेकिन ये लार्ज ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सबसे लास्ट पे तो डिसअपियर नहीं हो रहे क्योंकि ये तो ब्रोंकाई के अंदर ही प्रेजेंट है, तो हमने तो ब्रोंक्यूल्स तक जाना है, तो ये भी नहीं है। म्यूकस ग्लैंड, बच्चों म्यूकस ग्लैंड भी ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद गोबलेट सेल, गोबलेट सेल आपके पास जाते हैं कहाँ पर, हद करके ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाते हैं और स्मॉल अमाउंट के अंदर टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर जाते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर ना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होते हैं। तो ये भी वो कंपोनेंट्स नहीं है जो सबसे लास्ट पे जाके खत्म हो। कार्टिलेज, कार्टिलेज भी बच्चों आपके सिर्फ ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये भी लास्ट पे डिसअपियर नहीं होती। जो सबसे लास्ट पे आपका कंपोनेंट डिसअपियर होता है वो है सीलिया। मैं आपको कल आपको इसकी डायग्राम भी दिखाऊंगा कि जो जो सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है ना, ये सबसे लास्ट पे जाके डिसअपियर होता है। मतलब बिल्कुल आपके जो रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है ना
वहां से थोड़ा सा पहले ये क्या आता है, खत्म हो जाता सीलिया। उसके बाद आपके पास क्यूबॉइडल सेल्स, स्क्यूमस सेल्स हैं, वो हमारे पास उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो शुड रिमेंबर दैट सीलिया इज द लास्ट टू डिसअपीयर। आगे आते हैं बच्चों, द फाइंडिंग ऑफ द squamous metaplasia in the pancreatic duct is most likely related to deficiency of the which। तो बच्चों मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया होता है चेंज ऑफ वन एपिथेलियम इनटू अदर, चेंज ऑफ वन एपिथेलियम, वन एपिथेलियम टाइप इनटू अदर, इनटू अदर। देखो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपकी ना बैरेट एसोफेगस जो है, मतलब जो एसोफेगस होती है ना, उसके अंदर हम कंसिडर करते हैं कि उसके अंदर होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। लेकिन जब आपको गर्ड होता है ना, तो वो जो एपिथेलियम है ना, वो चेंज हो जाती है कोलमनर के अंदर। तो जब एपिथेलियम की टाइप चेंज हो जाए ना, अपनी एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर किसी भी स्ट्रेसर की वजह से, उसको हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। तो वो यही यहाँ से पूछ है कि यहाँ पर हमारे पास जो पेशेंट्स के अंदर मेटाप्लेजिया होता है, जो उनकी एपिथेलियम की टाइप चेंज होती है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, पहले हम ऊपर से देख के आते हैं क्वेश्चन के अंदर और हमें क्या चीज मिल सकती है। द पेंक्रियाज ऑफ द 22-year-old मैन विद द रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन, कि यार 22 साल का बंदा है, उसको बार बार पल्मोनरी इन्फेक्शन हो रहे हैं, एंड द फिंगर क्लबिंग शोज एक्सटेंसिव एक्सोक्राइन ग्लैंड एट्रोफी एंड द फाइब्रोसिस। तो मतलब भाई उनकी फिंगर की क्लबिंग हुई हुई है, और जो उसके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसकी एट्रोफी हो चुकी है। द पैंक्रियाटिक डक्ट्स आर लाइंड विद द स्क्यूमस एपिथेलियम विद एरियाज ऑफ द केराटिनाइजेशन। तो जो पैंक्रियाटिक डक्ट्स है ना, उनके अंदर स्क्यूमस एपिथेलियम है। द फाइंडिंग ऑफ द स्क्यूमस मेटाप्लेजिया इन द पैंक्रियाटिक डक्ट इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू डेफिशिएंसी। लेट्स गो, देखो वो कह रहा है कि स्क्यूमस एपिथेलियम है आपकी एलोविलर डक्ट्स के अंदर, ये पैंक्रियाज के अंदर। तो स्क्यूमस एपिथेलियम कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, स्क्यूमस एपिथेलियम लेट्स सपोज कन्वर्ट हो जाती है कोलमनर में। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। अब मेटाप्लेजिया आपको किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्वेश्चन हमारे से ये था। तो सबसे पहले तो ये कौन सा आपके पास डायग्नोसिस का क्या है जी डॉक्टर असलान, ये कौन सा पेशेंट है, माइक ऑन करके बताइएगा या कोई और बता दे कि सबसे पहले आपका डायग्नोस क्या है, ये पेशेंट कौन सा था जिसमें रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन है, जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की डिस्ट्रक्शन है, जिसमें पैंक्रियाज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मेटाप्लेजिया हो रहा है। बच्चों ये आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है। वी विल डिस्कस अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है जिसमें रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं। लेकिन हमारे से उन्होंने पूछा है कि जो मेटाप्लेजिया होता है इसका रीजन क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हमने विटामिन देखना है जो मेटाप्लेजिया को रोकता है। सबसे पहले देखो विटामिन सी का क्या काम होता है। सर विटामिन सी हमारे पास सिट्रिक एसिड भी इसको कहा जाता है, और ये हमारे पास ना काफी एंटी टॉक्सिन, एंटी ये हमारे पास एंटी टॉक्सिन के तौर पर काम करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं और उनके खिलाफ एंटी टॉक्सिन का ये काम करता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर ना विटामिन सी के इंजेक्शन वगैरह भी फीमेल्स लगवाती हैं, ये तो एंटी टॉक्सिन्स होते हैं। इसके अलावा ये को फैक्टर के तौर पर काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये आपके स्क्यूमस मेटाप्लेजिया के अंदर से कोई फंक्शन नहीं होता। विटामिन के, बच्चों विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर है, ये क्लॉटिंग करवाता है हमारे पास। तो अगर विटामिन के की आपको डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आएंगे, स्क्यूमस मेटाप्लेजिया नहीं है। विटामिन ई, विटामिन ए की आपको डेफिशिएंसी होगी तो ये भी एंटी टॉक्सिन, एंटी ऑक्सीजेनिक एजेंट भी है। और विटामिन ई जो है ना वो आपके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट भी करता है टॉक्सिन से। ठीक है जी, तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती तो आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने थे। विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती तो आपको कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिक सिम्टम आने थे, मतलब बोन फ्रैक्चर्स हैं, आपके पास न्यूरॉन्स की हाइपर एक्साइटेबिलिटी बढ़ जानी थी, टेटनेस, मसल स्टिफनेस, इस तरह की सिम्टम नजर आनी थी, जो अब यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही। राइबोफ्लेविन जो विटामिन B2 है, ये बच्चों को फैक्टर के तौर पर काम करता है, काफी सारे जो लीवर के अंदर मैकेनिज्म्स होते हैं, तो ये भी हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होता। सो द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बच्चों स्क्यूमस मेटाप्लेजिया होता है मेटाप्लेजिया की टाइप चेंज हो जाती है, एपिथेलियम की टाइप चेंज हो जाती है। स्पेसिफिकली आपका जो कॉर्निया होता है ना इसके अंदर, वहां पर मेटाप्लेजिया होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। इसीलिए आप कहते हैं ना कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपकी जो वीएन है वो भी ज्यादा वीक होती है। ठीक है, क्योंकि ये मेटाप्लेजिया से आपको प्रिवेंट करके रखता है आगे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। दिस थेरेपी इज मोस्ट लाइकली टू हेल्पफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो देखो मुझे लास्ट टाइम से पता चल गया ये किसी थेरेपी की बात कर रहा है।
आइडिया हो गया ना। तो थेरेपी का जब आइडिया हो ना, तो मैं तो डायरेक्टली, आप ना जब प्रैक्टिस होगी ना आपकी, तो आप उस ड्रग के नाम की तरफ जाओगे, उसका नाम देखोगे, उसका सीधा हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ, या जो चीज उन्होंने से रिलेटेड पूछी होगी, जो इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि दिस थेरेपी इज मोस्ट लाइकली टू बी हेल्पफुल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कि जो ऊपर वो ड्रग दे रहा है ना, वो हमें कहाँ पर हेल्प आउट करती है। और फार्मास्यूटिकल रिसर्चर, ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े आते हैं यूएस असेंबली के अंदर। A pharmaceutical researcher develops a therapy to treat the protein misfolding, to treat a protein misfolding disorder। ये जो प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिसऑर्डर है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, रिसर्चर्स ना थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं। Specifically, a mutation in this disorder leads to the abnormal protein folding and subsequent intracellular degradation of the protein। ये है important key point, intracellular degradation of the protein before it can reach to the cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन से पहुंचने से पहले पहले इसकी क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन। देखो लेट्स को, जहां पर एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का काम है कि इसने ना आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके कोई चैनल या पंप का काम करना था, लेट्स को। लेकिन वो कह रहा है कि इस प्रोटीन की क्या हो रही है, आपके सेल के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं जा रही और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। With the new drug combination therapy, the first drug corrects the processing and the trafficking of the protein, enabling it to reach the cell surface protein। तो कह रहा है यार, हमने इसको ना एक ऐसी ड्रग दी है, जिस ड्रग ने क्या किया, इसकी डिस्ट्रक्शन को बचा लिया है, और ये जो प्रोटीन है अब ये क्या करी, आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जा रही है। Once the protein has reached the cell surface, its function is enhanced by the second drug। तो जैसे ही क्या करता है कि ये प्रोटीन आपकी सेल मेम्ब्रेन पे जाएगी ना, तो हम दूसरी ड्रग देंगे जो क्या करती है, इसकी फंक्शनिंग को इंप्रूव कर देगी। सो दिस थेरेपी इज मोस्ट लाइकली टू बी हेल्पफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो कह रहा है ये वाली जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जिसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसको हम कहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज के अंदर हम इसको नहीं करते, क्योंकि सिकल सेल डिजीज के अंदर हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पास सेल की सिकलिंग को प्रिवेंट करती है। दे आर नॉट रिलेटेड विद द प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर यार हमारे पास एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, डायरेक्टली एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। ट्रैफिकिंग का आपको मसला नहीं होता, ये नहीं मसला होता कि वो आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चली जाए। इसके अंदर हम सिंपल एंजाइम देते हैं, जिसकी डेफिशिएंसी होती है, पेशेंट की सिम्टम ठीक हो जाती है, ट्रैफिकिंग उसकी ठीक नहीं होती, ठीक है। आगे बच्चों, क्रूड्स जैकब डिजीज। ये मिसफोल्डिंग प्रोटीन डिसऑर्डर है, ज्यादातर बच्चों ने यही लगाया होगा, आज मुझे पता है, क्योंकि आपने ये मिसफोल्डिंग प्रोटीन के डिसऑर्डर से ना डायरेक्टली इसकी तरफ आएगा, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारे से कुछ और चीज पूछी हुई है, उन्होंने ट्रैफिकिंग प्रोटीन्स वाली जो ड्रग्स हैं वो पूछी हैं, जो आपकी यहाँ से प्रोटीन को पकड़ के ना सेल मेम्ब्रेन तक लेके जाती हैं। तो क्रूड्स फैल्डे जैकब डिजीज, जो जिसको मैड काउ भी कहते हैं, डिमेंशिया, बंदा पागल हो जाता है, वो भी नहीं है, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज बच्चों नहीं, अल्जाइमर डिजीज के अंदर भी जो हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पास डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, उनके लेवल को अफेक्ट करती हैं, वो आपकी एंजाइम्स या प्रोटीन्स को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। सो इसका आंसर है बच्चों सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब आपको पता है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, क्लोराइड चैनल्स। क्लोराइड चैनल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं जा रहे होते, यहाँ पर ये नहीं जा रहे होते, क्लोराइड चैनल की डिस्ट्रक्शन होती है आपकी यहाँ पर सेल के अंदर, सिस्टिक फाइब्रोसिस में। अब मैं उसको क्या देता हूँ, ड्रग हम यूज करते हैं, शायद यार क्या नाम था उसका, लीमाक्यूफ्टिर ईवा कैप्टर, इस तरह की ड्रग है, ईवा कैप्टो। ये ड्रग क्या करती है, ये क्लोराइड की डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करती है। जब इसकी डिस्ट्रक्शन प्रिवेंट, इसकी ब्रेकडाउन नहीं ना होगी, तो क्लोराइड चैनल आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाएंगे। जब क्लोराइड आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाएंगे ना, तो आपके क्लोराइड चैनल्स ठीक हो जाएंगे, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर आपको मसला होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ब्रेकडाउन ऑफ द बैरियर, breakdown of the barrier formed by which of the following cell is most likely contributing to this patient's pulmonary pathology। this patient's pulmonary pathology। तो कह रहा है कि यार जो आपके पास बैरियर है ना, उस बैरियर की ब्रेकडाउन हो रही है। यार हमने बहुत सारे बैरियर डिस्कस किए हुए हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स को पता है, ब्लड ब्रेन बैरियर का हमने डिस्कस किया है। उसके बाद ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर को हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमने टेस्टिस ब्लड बैरियर हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हमने काफी सारे जो बैरियर्स है ना, उसको डिस्कस किया हुआ है। और एक बैरियर बच्चों आपके लंग्स के अंदर भी होता है। वो बैरियर होता है कि अगर कोई टॉक्सिन आपके लंग्स के अंदर आ गया ना, देखो लेट्स सपोज ये एलोविलाई है और कोई टॉक्सिन यहाँ पर आ रहे हैं, आप ये नहीं चाहते कि भाई ये जो टॉक्सिन है ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाए, ये हमारे पास यहाँ पर जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, बैरियर होते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यार ये जो बैरियर है हमारे पास, जो इस टॉक्सिन को, इस एंटीजन को
आपके ब्लड के अंदर नहीं जाने दे रहे, वो आपके बैरियर कौन से हैं। लास्ट लाइन से आपको सारा सिनेरियो पता चल गया, मुझे ऊपर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इसकी, क्योंकि वो मेरे से बैरियर पूछ रहे हैं और अगर मैंने बैरियर पढ़ा है तो मैं यहाँ पर इजीली कर सकता हूँ। जैसे अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर का कहता तो हम उसको जो हमारे पास गिलाइल सेल्स हैं वो उसका बताते। अगर वो आपके पास ब्लड टेस्टिस बैरियर का पूछता हम उसको सिर्टोली सेल्स बताते। अगर वो आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर का पूछता हम उस पेशेंट को पोडोसाइट्स बताते, बेसमेंट मेम्ब्रेन बताते, एंडोथेलियल सेल्स बताते। वो आपसे पूछ रहे हैं एलोविलाई का बैरियर। तो बच्चों एलोविलाई के अंदर देखना कौन से सेल बैरियर के तौर पर काम करते हैं। एल्वियुलर मैक्रोफेजेस नहीं यार, इनका काम तो फैगोसाइटोसिस का होता है। सीलिएटेड एपिथेलियम नहीं, इनका काम होता है क्लियरिंग करवाना। क्लब सेल इनका काम होता है कटिंग कराना। गोबलेट सेल इनका काम होता है म्यूकस प्रोड्यूस करना। टाइप 2 निमोसाइट इनका काम होता है स्टेम सेल्स के तौर पर नए सेल बनाना। बच्चों टाइप 1 निमोसाइट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसका एक ही फंक्शन जानते हैं कि आपके पास गैसियस एक्सचेंज करवाता है। बच्चों इसके भी दो फंक्शन हैं, ये गैसियस एक्सचेंज भी करवाता है और ये बैरियर के तौर पर भी काम करता है, जो आपके टॉक्सिन को ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाने देता। ठीक है तो आज हमें लंग्स बैरियर भी पता चल गया जो आपका टाइप 1 निमोसाइड होता है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज मोस्ट डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर क्लियरिंग द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम दिस पेशेंट रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहाँ से भी वो हमारे बच्चों क्लियरेंस पूछ रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई वो क्लियरेंस कहाँ से पूछ रहे हैं। A 45-year-old man is evaluated for the persistent cough and the progressive dyspnea on the exertion. पेशेंट भाई 45 साल का, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है बार बार, उस पेशेंट को आपके पास प्रेजेंट किया है। द पेशेंट हैज नो मेडिकल इशू, कोई मसला नहीं है। द पेशेंट हैज बीन एक्सपोज्ड टू द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द कोल डस्ट, तो भाई कोयले के साथ उसका क्या है एक्सपोजर है। वाइल वर्किंग एज अ माइनर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, 15 सालों से वो माइनिंग का काम कर रहे हैं, कोयले के साथ उसका क्या है एक्सपोजर है। चेस्ट एग्जामिनेशन रिवील्स द स्मॉल नोडुलर पेस्टिस, लंग बायोप्सी फाइंड कार्बन पार्टिकल्स विदन द रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। हमने ये चीज असल में देखनी है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो कहां पर रही है। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन वो आपके पास कर रहे हैं वो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एलोविलर डक्ट के अंदर कर रहा है। कि जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स है जो सबसे आपके पास लास्ट के अंदर आता है और एलोविलर डक्ट है, अगर वहां पर आपकी एलोविलाई के अंदर कोई चीज चली जाती है तो उसकी क्लियरेंस कौन करवाता है। देखो यहाँ पर अगर आपके पास इधर कोयला आ चुका है, चलो मैं इसको ब्लैक से ड्रा करता हूँ। अगर कोयला एलोविलर डक्ट और एलोविलाई के अंदर आ गया तो अब इसको यहाँ से कौन इसको क्लियर करेगा। क्या कफिंग एंड स्नीजिंग? नहीं बच्चों, कफिंग और स्नीजिंग अपर रिस्पायरेटरी को क्लियर करती है। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी? नहीं बच्चों, ये आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में करती है। म्यूकोसिलरी एस्केलेटर ब्रोंकाई। उसके बाद अपर एयरवे ट्रैपिंग? नहीं, ये भी आपके पास कोयले को नहीं करते क्योंकि कोयला आपके रिस्पायरेटरी और एल्वियोलर डक्ट्स में आ गए। तो यहाँ पर आपके पास होते हैं फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेजिस प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर भी बताया है। मैक्रोफेजिस आपके एलोविलाई के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैक्रोफेजिस क्या करेंगे, इनकी फैगोसाइटोसिस करवा के इनकी क्लियर करवाते होते हैं जब कोई कार्बन पार्टिकल आपके एलोविलाई के अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चों Which of the following is most likely cause of this patient respiratory distress? तो यहाँ पर उसने respiratory distress मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही पेशेंट को, उसका रीजन हमारे से पूछे। तो सबसे पहले बच्चों आपने ये एक्सरे देखना है। मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है एक्सरे के ऊपर, कोई उसके अंदर हमने 60 से 70 एक्सरे डिस्कस किए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो 2 घंटे की वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपको जिंदगी में कभी एक्सरे में प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ लें। अब ये जो बच्चा है ना, ये हमारे पास एक न्यू नेट, ये पेशेंट हमारे पास ये न्यू नेट है, मोस्ट प्रोबेबली ये न्यू नेट है, यहाँ ये लास्ट ट्राइमेस्टर का बच्चा है जिसके अंदर हमने कहा था कि इस तरह के आपको एक्सरेज नजर आते हैं। अब उस बात से भी थोड़ा सा अगर हम बढ़ के जाएं तो हमने इस पेशेंट के अंदर क्या देखना है कि सर ये दरमियान में आपको ये हमने कहा था ना थाइमस नजर आता है बच्चे के अंदर, ये प्रोमिनेंट थाइमस नजर आ रहा है। उसके अलावा ना आपको एक ट्यूब सी नजर आ रही है। कोई मुझे बता सकता है ये क्या चीज है? ये आपको क्या चीज नजर आ रही है जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ की है? एनीवन? यार यहाँ पर आपको ब्लैक नजर आ रहा है ना, ब्लैक ब्लैक, ये आपका स्टमिक है। ये क्या है? आपका स्टमिक है। बच्चों अगर आप नोटिस करो ना तो स्टमिक आपके थोरेसिस कैविटी में आ चुका है। ये आपके डायाफ्राम को क्रॉस करके ना आपकी थोरेसिस कैविटी में स्टमिक आ चुका है। और आपका ये जो ऊपर आपको ये नजर आ रहा हार्ट, थोड़ा सा अगर डोमिनेटली देखो ना, ये आपको हार्ट नजर आ रहा है और हार्ट किस साइड पे चला गया? राइट साइड की तरफ चला गया। और उसके अलावा देखो यहाँ पर ग्राउंड अपेयरेंस है, मतलब पेशेंट के अंदर प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज में नहीं हो रहा, ऑक्सीजन भी नहीं जा रही लंग पे। यहाँ पर भी आपको सारी ओपेसिटी नजर आ रही है।
तो ये पेशेंट जिसके अंदर जो लंग्स जो स्टमक है वो नीचे एब्डोमेन से निकल के आपकी थोरेसिस कैविटी में आ जाए, आपका हार्ट राइट साइड की तरफ चला जाए, आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ जाए, ये हमारे पास पेशेंट कौन सा होता है वो हमारे से ये असल में पूछने की कोशिश करें। ठीक है, तो असल में तो एक्सरे से सारा कुछ आइडिया हो गया, लेकिन आपके लिए मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। न्यूनेट, न्यूनेट का मतलब होता है फर्स्ट 28 डेज का जो बच्चा होता है। मैंने आपको बताया था ना कि एक्सरे से मुझे आइडिया होगा कि ये बच्चा न्यूनेट हो सकता है। न्यूनेट 38 वीक गेस्टेशन इज डिलीवर्ड वजाइनली, शुगर है वजाइनली डिलीवर किया हुआ कोई तो बच्चा। अनकम्प्लीट प्रेगनेंसी है, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी द न्यूनेट हैज रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जैसे ही पैदा हुआ है ना तो चोटना से ब्रेथ आपको नजर आ गई है। एग्जामिनेशन शो साइनोसिस है, टेकिपनिया है, पुअर परफ्यूजन है। द पेशेंट इज इमरजेंटली इंट्यूबेटेड, उसको उसी तरह हमने इंट्यूबेट किया, एनजी ट्यूब पास किया है और मैकेनिकल वेंटिलेशन को बढ़ा दी, पेशेंट में सीवियर सिम्टम्स आ रही हैं। नेजोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब डाली है, ऑन ऑस्कल्टेशन एसिमेट्रिकल एरिएशन विद द डिक्रीज लेफ्ट साइडेड ब्रेथ साउंड, तो लेफ्ट साइड की तरफ जो ब्रेथ साउंड है वो भी हमारे पास कम हो गया, क्योंकि भाईजान इधर आपके पास एयर ही नहीं जा रही है, जाती तो यहाँ पर अब आपको ब्लैक नजर आना था। द एब्डोमेन इज द स्कैफोल्ड, तो एब्डोमेन में हमारे पास एबनॉर्मल है। द चेस्ट एक्सरे इज शोन, तो ये हमारे पास चेस्ट एक्सरे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस पेशेंट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो भाई ये जो पेशेंट के अंदर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और जिसके अंदर ये वाला एक्सरे है, ये हमारे पास पेशेंट किस चीज का है। सबसे पहले बच्चों, चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि जब भी आपके डायफ्राम के अंदर मसला आएगा ना, तो डायफ्राम में मसला कब आता है, अगर आपके लंग्स छोटे रह जाएं या आपकी ये जो प्लूरो पोर्टेंट मेम्ब्रेन होती है, प्लूरी पोर्टेंट मेम्ब्रेन, यहाँ आपके बच्चों प्लूरो पोर्टेंट मेम्ब्रेन जो है ये वीक हो जाए, या दूसरे नंबर पर क्या हो जाए आपके लंग्स का साइज कम रह जाए। इन दोनों की वजह से क्या होता है, आपके जो अब्डोमिनल कंपोनेंट्स है ना, जैसे स्टमक, ये कहाँ पर आ जाते हैं, ये डायफ्राम को क्रॉस करके ऊपर आ जाते हैं। तो जब से स्टमक आपके पास ऊपर है ना, यहाँ पर ये पेशेंट है, इसके लंग्स का साइज कम है, तो यहाँ पर स्पेस क्रिएट हुई, और स्पेस क्रिएट होने की वजह से आपका जो स्टमक है ये ऊपर की साइड की तरफ आया था, क्योंकि साइड डायफ्राम भी वीक होता है। स्टमक ऊपर आया, इसने लंग को क्या, इसने हार्ट को क्या किया, पुश कर दिया राइट साइड की तरफ। तो जब आपको बच्चों पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होता है, या आपकी जो मतलब कि डायफ्राम वीक होता है, जिसमें हमने डायफ्राग्मेटिक हर्निएशन भी पढ़ी हुई है, तो उसके रीजन क्या होते हैं, जब अब आपके लंग्स में चोर ना हो, लंग्स आपके सही ना बने, इस वजह से आपका जो स्टमक है वो ऊपर आपकी थोरेसिस कैविटी में आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, डायलेटेड एयर स्पेस विद ब्रोंकियल मेटाप्लेजिया, नहीं यार, यहाँ पर मेटाप्लेजिया का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इंक्रीज पल्मोनिक कैपिलरी वेज प्रेशर, ये आपको पल्मोनिक कैपिलरी वेज प्रेशर आपको इंक्रीज नजर आता है लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर, तो यहाँ पर लेफ्ट हार्ट फेलियर का भी सीन नहीं है। लॉस ऑफ द नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर भी भाई हमारे पास कोई इफेक्टिव नहीं हो रहा डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर लंग्स होंगे तो इंट्राप्लूरल प्रेशर आपके पास क्रिएट होगा। लंग्स का साइज ये हमें बहुत छोटा नजर आ रहा है एक्सरे के ऊपर। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, या सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी ना, तो आपके पास जो ऑर्गन्स है ना वो मिसप्लेस नहीं होते, मतलब आपका हार्ट ऊपर नहीं आता या स्टमक ऊपर नहीं आता। पेशेंट को एनआरडीएस होता है, शॉर्ट मतलब के न्यूनेटर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की सिम्टम आती है, ये एक्सरे वाली फाइंडिंग्स नजर नहीं आती। ये आपको फाइंडिंग नजर आती है जब आपके पास क्या होती है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द पल्मोनरी टिश्यू। ये हमारे आगे सारे टॉपिक्स भी हैं, परेशान नहीं होना कि हमें इनके बारे में पता नहीं है, ये आपके सारे टॉपिक्स अभी रहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट का आपको बता रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लंग्स मेच्योर नहीं हुए, लंग्स का साइज छोटा है, जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल कंटेंट्स है वो मिसप्लेस होके वो ऊपर आपके थोरेसिस कैविटी में आ गए। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो कि आप में से काफी सारे बच्चों के काफी सारे जो एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह ठीक है, जिनके गलत हैं परेशान उन्होंने भी नहीं होना, क्योंकि अभी हमारी लर्निंग फेज चल रही है।